So now let's see this passage. So on this passage there is only one question is asked, right? So first of all, let's try to understand the passage. We often hear about conflict among किसके बीच में different state in India over river water को लेके, right? Of the 20 major river system, 14 are already water stressed, right? So out of 20, 14 are water stressed. 75% of the population lives in water stressed region, a third of whom live in वाटर स्केर्स एरिया, राइट? तो यहाँ पे तो कमी है, ये वाटर स्ट्रेस है और यहाँ पे वाटर स्केर्स का मतलब होता है यहाँ पे कि पानी की कमी है, राइट? क्लाइमेट चेंज, द डिमांड ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, राइट, एंड द नीड फॉर एग्रीकल्चर टू कीप पेस, नीड ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन विल एक्सरबेट वाटर स्ट्रेस, राइट? तो क्या बोल रहा है, ये सारे जो रीजंस हैं दे विल increase the water stress. Now, according to the Constitution of India, water is a state subject and not that of the Union, except for regulation of interstate rivers. Right? तो interstate river का किसके पास है? यूनियन के पास है. ये हमें पॉलिटी से पता भी है, राइट? जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है उनको ये चीज पता होगी, राइट? Now, key to ensuring balance between competing demand of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water amongst constituent region and state, right? तो ये ऑथर का व्यू आ रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि की टू एंश्योरिंग बैलेंस क्या है बिटवीन कंपीटिंग डिमांड ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, क्या होना चाहिए? बेसिन बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. Allocating fair share of water to them require assessment based on objective criteria such as specificities of the river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, while ensuring the environmental need of the river and aquifers, right? So किस हिसाब से allocate करना चाहिए? सबसे पहले तो उसने ये बोल दिया there should be a basin based approach, right? Now allocating fair share, उसके लिए क्या क्या assessment होना चाहिए वो सारे फैक्टर बता दिए, right? Now let's see the question. So this is the question. The question is, which one of the following statement best reflect the most rational, practical and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders, right? तो इनमें से बताना है कौन सा होना चाहिए एक्शन, राइट? सो दैट वाटर जो है इक्विटेबल अलोकेट हो टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, राइट? अपने हिसाब से नहीं बताना है, पैसेज के हिसाब से बताना है, राइट? नाउ फर्स्ट, ए नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन should be made, right? So this seems right, because that's a union subject, so there will be a national pragmatic legal policy framework for water allocation should be made. So ये हो सकता है आंसर, ठीक है? और ऑप्शन देखते हैं. all river system of the country should be linked and huge aquifers created. See, linking के बारे में कोई बात नहीं करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, यहाँ पे इमीडिएट एक्शन बोला है बट लिंकिंग विल टेक टाइम, राइट? सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट कंसीडर दिस ऑप्शन. नाउ थर्ड, water channel between region of water surplus and region of water deficit should be created, right? Again water channel create करने में बहुत टाइम लगेगा, right? और ये क्या बोल रहे हैं कि हमें immediate एक्शन लेना है, फर्स्ट. सेकंड, पैसेज में कहीं पे ऐसा बात नहीं हुई है कि हमें कोई चैनल क्रिएट करना है, राइट? सो दैट वाटर सरप्लस और जो वाटर डेफिसिट रीजन है उनके बीच में, राइट? ऐसा नहीं हुआ है, क्वेश्चन ने मेंशन किया है ना कि वाटर स्ट्रेस रीजन और ये सब, बट वो मेन पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है? मेन पॉइंट उसका क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो मतलब वाटर कैसे एलोकेट हो. सो बेसिन बेस्ड अप्रोच के बारे में बोला है, राइट? सो पैसेज इज नॉट फोकसिंग ऑन दिस, सो वी विल नॉट कंसीडर दिस. नाउ लास्ट ऑप्शन, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड. ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया कि आप डिमांड ही रिड्यूस कर दो एग्रीकल्चर की भी और इंडस्ट्री की भी, तो इससे तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा. सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, ऑथर ने ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं किया है, राइट? सो वी विल नॉट कंसीडर दिस ऑप्शन, सो द आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट. ओके, तो समझ में आ गया हमें चार ऑप्शंस में से हमें कैसे सेलेक्ट करना है कि विच ऑप्शन विल बी राइट. तो इसके लिए आपकी ना स्पीड अच्छी होनी चाहिए, राइट? कि आप फटाफट पढ़ पाओ एग्जाम में, राइट? यहाँ पे तो हमने बहुत आराम से बताया आपको, लेकिन आपको वहाँ पे एग्जाम में आप देखो बहुत सारे मैसेज आएंगे, सबको आपको पढ़ना है, ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, सो इट विल टेक टाइम, राइट? सो आपको अपनी स्पीड पे फोकस करना है, उसको इंप्रूव करना है, राइट? सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज.
So this is the passage and there is only one question, right, on this passage. So first of all we will try to understand the passage. देखो अगर passage का ना एक summary आपके mind में बन गई ना तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, राइट. तो आपको एक माइंड में एक दो लाइन में पैसेज को समराइज करना आना चाहिए, राइट, कि उसका मेन पॉइंट आपको पता रहे. ओके, नाउ लेट्स रीड इट. मोर देन हाफ ऑफ, किसकी बात कर रहा है, मोर देन मतलब हाफ से ज्यादा, इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन, 1/4 अराउंड ऑफ वर्किंग एज के बारे में बात कर रहा है, सफर फ्रॉम एनीमिया से सफर कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव, राइट. उसकी वजह से क्या हो रहा है, दे आर लेस प्रोडक्टिव देन दे कुड बी एज अ रिजल्ट देयर ऑफ, राइट. इंडिया ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड. इंडिया में और क्या ज्यादा है, सबसे लार्जेस्ट है ट्यूबरकुलोसिस बर्डन पूरे वर्ल्ड में. कॉस्टिंग कितना कॉस्ट कर रहा है, 170 मिलियन वर्क डेज टू द कंट्री एनुअली. एक साल में इट इज कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज. ओके, now but what is just as important as lost productivity, right. ये बोल रहा है but जितना important, just as important as lost productivity, जितना important lost productivity है उतना ही important lost productivity now is lost potential in the future, right. तो बोल रहा है जितना important lost productivity अभी है उतना ही important क्या है, lost potential in future. फ्यूचर के बारे में बोल रहा है अभी, है ना, लॉस पोटेंशियल के बारे में बोल रहा है अबाउट फ्यूचर, कि जितना अभी हमारे लिए प्रोडक्टिविटी का लॉस इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि पोटेंशियल को लॉस जो होगा हमारा इन फ्यूचर, है ना. इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मेनी मेजर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी malnourished Indian children, now talking about children, right, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peer. सो अब चिल्ड्रन के ऊपर आ गया है ऑथर और वो बोल रहा है कि दे आर परफॉर्मिंग, जो मेल नरिश्ड चिल्ड्रन है दे आर परफॉर्मिंग 2 और 3 टाइम्स वर्स परफॉर्म कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, जो नरिश्ड पीयर्स है ना, जो नरिश्ड चिल्ड्रन है. फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट, सो विल भी आ रहा है, ये बोल रहा है कि इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट होगी फ्यूचर में, ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर. दिस पोजेस ए सिग्निफिकेंट चैलेंज, राइट. ये बोला है कि जो इकोनॉमी आगे स्किल्ड वर्कर पे डिपेंडेंट होगी देन दिस इशू पोज ए सिग्निफिकेंट चैलेंज and it is one that really should be होना चाहिए, right, address. और बोल रहा है कि ये चीज ना एड्रेस होनी चाहिए given India's demographic outlook, right. इंडिया के डेमोग्राफिक आउटलुक को देखते हुए, है ना, इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है, राइट. सो दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑथर, राइट. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में हमने देख लिया वो क्या क्या बोल रहा है ऑथर, है ना. मैन वुमेन के बारे में, एनीमिया के बारे में बोल रहा है, उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है, फिर चिल्ड्रन के ऊपर आ गया, राइट. Now, the question is, what is implied by the passage? Passage क्या imply कर रहा है? First, education system must be strengthened in rural area. कुछ ऐसा बोल रहा है rural area education system, right? ऐसा नहीं बोल रहा है ना? This is not the main point. Okay. Now, next, large scale and effective implementation of skill development program is the need of our skill development program. वो malnourished के बारे में बात कर रहा है, right? Now, third, for economic development, health and nutrition. हाँ, malnourished बताया उसने, तो न्यूट्रिशन की कमी है, राइट. फॉर एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ, क्योंकि आगे जो इकोनॉमी ग्रो करेगी दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द स्किल वर्कर, राइट. तो स्किल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल वर्कर नीड स्पेशल अटेंशन, राइट. ये बोल रहा है कि सिर्फ स्किल वर्कर जो है उसी पे हमें फोकस करना है ना, उन्हीं के न्यूट्रिशन पे फोकस करना है. क्या ये सही है कि सिर्फ हम उन्हीं के ऊपर फोकस करें, औरों के ऊपर ना फोकस करें, राइट. सो ये ओनली की वजह से, दिस इज राइट, बट ओनली की वजह से गलत हो जाएगा, राइट. नाउ फोर्थ, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एज एनविसेज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड. अटेंशन हमें देना है किस पे, टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल. हाँ, ये सही है कि लोगों के ऊपर देना है, राइट. सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी. देखो यहाँ पे ना ये समझ में आना चाहिए कि क्यों गलत हुआ, ये भी सही है पर यहाँ पे ओनली आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट, राइट. सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी. देखो एक वर्ड है उसकी वजह से ये पूरा ऑप्शन गलत हो रहा है, राइट. तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे पैसेज में आपको ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं पे फोकस करना है, राइट. अगर आपने इन पे फोकस कर लिया तो आपके पैसेज कभी गलत नहीं होंगे एग्जाम में, राइट. सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज. सो दिस इज द नेक्स्ट पैसेज, राइट. एंड इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया, राइट. सो दैट इज अबाउट द मैसेज, critical message of the passage, right. So let's first try to understand the passage itself, right. In India, majority of farmers
ना, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, राइट, ये पता ही अपने को, राइट, लेस एजुकेटेड एंड पोजेसेस लो अडेप्टिव कैपेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, है ना, उनके पास लो अडेप्टिव कैपेबिलिटी है ना, मतलब क्लाइमेट चेंज से फेस करने के लिए उनके पास अडेप्टेबिलिटी कम है, ठीक है, परहैप्स बिकॉज ऑफ, क्यों, बिकॉज ऑफ क्रेडिट, राइट, एंड अदर कंस्ट्रेंट, अदर भी रीजन हो सकते हैं. सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनॉमस अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज. सो कोई अपने आप अडेप्टेशन हो जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, राइट. इवन इफ इट वाज पॉसिबल, अगर ऐसा हो भी जाता कि उनके पास अडेप्टिव कैपेबिलिटी होती, राइट, इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. तब भी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान होगा उसका पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगी, राइट. नाउ टू डील विद दिस, इसके लिए क्या करना चाहिए, अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट, राइट, अलोंगसाइड ए फास्ट मिटिगेशन होना चाहिए, राइट. अनदर सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, इज टू हैव ए प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन अडेप्टेशन, राइट. क्या होना चाहिए, पॉलिसी ड्रिवन अडेप्टेशन होना चाहिए, व्हिच वुड रिक्वायर, क्या चाहिए उसको, रिक्वायर द गवर्नमेंट टू कम अप विद पॉलिसी रिकमेंडेशन, राइट. तो गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट टू कम अप विद पॉलिसी रिकमेंडेशन. नाउ परसेप्शन, नाउ author is talking about perception. Perception is the necessary prerequisite for adaptation, right. adaptation के लिए क्या चाहिए आपको, prerequisite क्या है adaptation करने से पहले, perception, right. whether farmer are adapting agriculture practices to climate change, right, whether क्या farmers adapt कर रहे हैं agriculture practice to climate change depend on whether they perceive it or not, whether वो climate change को perceive कर भी रहे हैं या नहीं, तभी तो वो उसके हिसाब से अपनी practices को change करेंगे, right. however दिस इज नॉट ऑलवेज एनफ फॉर अडेप्टेशन, ये अडेप्टेशन के लिए काफी नहीं है. इट इज इंपॉर्टेंट हाउ ए फार्मर परसीव द रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज, राइट. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिस्क होंगे उनको फार्मर कैसे परसीव कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट. सो दिस इज द पैसेज, राइट. समझ में आ गया होगा आपको कि क्या ऑथर बोल रहा है ना. परसेप्शन को उसने इंपॉर्टेंट बताया एंड परसेप्शन इज ए प्री रिक्विजिट फॉर अडेप्टेशन, राइट. नाउ लेट्स सी द question. So this is the question. So we have to find the message conveyed by the author of the passage. Now first, adaptation to climate change and mitigation response are basically the responsibility of the government, right. तो कहीं पे ऑथर ने ये बोला है, उसने अडेप्टेशन का बोला है, फिर दूसरा ये भी बोला है कि एक अदर तरीका क्या है, पॉलिसी ड्रिवन, राइट. तो यहाँ पे आ गया बेसिकली, मतलब दिस इज सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी हुई, मतलब मेन किसकी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की, बेसिकली की वजह से, राइट. सो दिस इज रॉन्ग, है ना, ये एक्सट्रीम, ये बेसिकली इसको एक्सट्रीम बना रहा है, राइट. नाउ सेकंड, क्लाइमेट चेंज कॉजेस ए चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री. लैंड यूज पैटर्न के बारे में कुछ बोला नहीं है, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. नाउ थर्ड देखते हैं, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, है ना, रिस्क परसेप्शन, फार्मर का परसेप्शन के बारे में बात करिए, आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजंस. सो ये सही है कि वो अडेप्टेशन कब लेंगे, उसने बोला कि जब हाउ दे परसीव दैट द रिस्क एसोसिएटेड विद इट, राइट. कि और अडेप्टेशन से पहले क्या उसने बोला था कि परसेप्शन इज द प्रीरिक्विजिट फॉर अडेप्टेशन, राइट. सो दिस इज करेक्ट कि फार्मर कैसे परसीव कर रहे हैं उस पर उनका अडेप्टेशन डिपेंड करेगा. वर्ड भी देखते हैं एक बार, सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज. देखो ये तो नेगेटिव हो गया, ऐसा ऑथर ने बोला नहीं है दैट मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट. मिटिगेशन इज पॉसिबल, राइट. ऑथर ने बोला भी है मिटिगेशन इज पॉसिबल. सो यहाँ पे उल्टा बोल रहा है कि मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल. सो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी. नाउ लेट्स सी दिस पैसेज फ्रॉम द 2023 पेपर, राइट, सेट ए, राइट. सो ऑन दिस पैसेज देयर इज only one question is being asked. The question is about, we have to find the crucial message conveyed by the author of the passage, right. So what is the main point, right, the main message the author want to convey in this passage, right. Now let's read. The emission human put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards, right. तो क्या बता रहा है कि जो एमिशन अभी ह्यूमंस जो हैं एटमॉस्फेयर में पुट कर रहे हैं, है ना, दैट विल कब अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा, वो क्लाइमेट को कब चेंज करेगा, इन द मिडिल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स, और उसके बाद, राइट. टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल could make a future transition away from fossil fuel, right. तो बोला अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा सो फ्यूचर में हो सकता है कि हम फॉसिल फ्यूल से
ट्रांजिशन कर पाए, राइट, कुड मेक ए फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, चीप और इट माइट नॉट, राइट। ये किसके बारे में बोल रहा है? टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा है, राइट। लिविंग द वर्ल्ड विद ए टेरेबल चॉइस, फिर उसके बाद क्या होगा कि वर्ल्ड के पास क्या ऑप्शंस रह जाएगा? विद ए टेरेबल चॉइस, क्या टेरेबल चॉइस होगी? बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशन एट ह्यूज कॉस्ट, राइट, कि आप रिड्यूस करो एमिशन को विद ए ह्यूज कॉस्ट, और यू सफर, है ना, द वर्ल्ड विल सफर थ्रू द इफेक्ट ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग, राइट। बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम फेल्स, राइट। अब ये बिजनेस के बारे में बोल रहा है कि जो बिजनेस होते हैं जो हेज नहीं करते हैं अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट, वो फेल हो जाते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ एन एग्जांपल, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, राइट। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। तो यहाँ पे ऑथर अपनी ओपिनियन दे रहा है कि वर्ल्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता सच काइंड ऑफ रेकलेसनेस, राइट, ऑन क्लाइमेट चेंज। किस टाइप की रेकलेसनेस? कि आप हेज नहीं कर रहे हो ना, जैसे बिजनेस फेल हो गया, राइट, यहाँ पे एनालॉजी दी ना उसने, एग्जाम्पल दिया, राइट, बिजनेस के बारे में कि बिजनेस फेल हो गया, पर द सेम काइंड ऑफ रेकलेसनेस वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप वर्ल्ड फेल कोई होगा, राइट, वर्ल्ड फेल हो जाएगा तो सारे लोग खत्म हो जाएंगे, राइट। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अबाउट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर, राइट। तो हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अबाउट businesses that cause emission may need to close down or pay for pollution in future, right। ये बिजनेस के बारे में बात कर रहा है कि जो बिजनेसेस एमिशन कर रहे हैं या तो वो क्लोज डाउन कर दिए जाए, राइट, या फ्यूचर में वो क्या करें, पे करें फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर, राइट। अब देखो ये ऐसा लग रहा है कि सही बात है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एमिशन हो रहा है, तो जहां जहां पे एमिशन हो रहा है उनको क्लोज करता है ना बिजनेसेस को, तो ये थोड़ा नॉर्मल लग रहा है ना, कि सही होगा आंसर। पर क्या ये मेन पॉइंट है ऑथर का, जस्ट बिजनेस के बारे में डील करना, राइट। दिस इज नॉट द मेन पॉइंट ऑफ द ऑथर, राइट, ये मेन पॉइंट नहीं है ऑथर का। और ऑथर ने ऐसे भी कुछ नहीं बताया है कि आपको फ्यूचर में पे करना है, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं, द ओनली सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे ओनली सॉल्यूशन आ गया तो ये तो वैसे ही गलत लग रहा है, इतना एक्सट्रीम आर्गुमेंट है, राइट, एक्सट्रीम वर्ड का यूज कर रहे हैं। द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। तो ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, और ऑथर ने ये बोला भी है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है, नहीं भी, राइट, दोनों बार में उसने बोला, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, द ओनली सॉल्यूशन लिख रहा है। वेटिंग, नाउ थर्ड देखते हैं, वेटिंग टू डील विद कार्बन waiting to deal with carbon emission until technology improves is not a wise strategy, right। अब ये क्या बोल रहा है कि जब तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होती है, राइट, टू कंट्रोल द कार्बन एमिशन, तब तक हमें वेट नहीं करना चाहिए, राइट। तो ऑथर भी यही बोल रहा है, अगर आप देखो ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर भी यही बोल रहा है कि हमें स्टेप लेना चाहिए, है ना। हम ऐसे नहीं है कि स्टेप ना ले, जैसे बिजनेस फेल हो गया, राइट, सो वी हैव टू टेक स्टेप, राइट। तो हमें वेट नहीं करना है कि जब तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, राइट। सो दिस इज करेक्ट, राइट। नाउ लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन गलत क्यों है। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, राइट। अब ये बोल रहा है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंजेस अनसर्टेन, ये ठीक है, बट न्यू इंडस्ट्री should be based on renewable energy sources, right। तो जो न्यू इंडस्ट्रीज आएंगी वो किस पे आनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे आनी चाहिए। एंड व्हाट अबाउट द ओल्ड इंडस्ट्रीज, राइट, उनकी वजह से भी तो एमिशन हो रहा है, राइट। तो ऑथर ने एक तो न्यू इंडस्ट्रीज के बारे में कोई बात नहीं करी है, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी कोई बात नहीं करी है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी इज एन ऑप्शन, राइट, एक ऑप्शन है टू कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज, बट दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, राइट। तो सिर्फ आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट, क्लाइमेट चेंज को। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ओके, सो ऑप्शन सी इज राइट, बिकॉज ऑथर क्या चाह रहा है कि वी शुड हेज अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ओके, कि हमें स्टेप लेना चाहिए। यहाँ भी यही बोल रहा है दैट वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटेजी, ये वाइज स्ट्रेटेजी नहीं है, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस पैसेज। On this passage there is only one question is being asked. The question is about assumption, right? So we have to find the assumptions, right?
most rational assumption we have to find. So the passage is about environment, right? So let's read it. Environmental problem causes health problem, right? So environmental problem की वजह से क्या हो रहा है? Health problem हो रही है, right? Environment की वजह से क्या हो रहा है? Health problem हो रही है, right? Substantial changes in lifestyle can reduce environmental or health problem, right? अगर हम अपनी lifestyle में change करते हैं, then we can reduce the environmental problem. We can reduce, right? ऐसा नहीं है कि पूरी खत्म हो जाएगी. We can reduce health problem को भी कम कर सकते हैं and environmental problem को भी कम कर सकते हैं, right? But this idea appear almost impossible to adopt, right? कि lifestyle को change करने वाला जो idea है ये impossible to adopt है, मतलब कोई इसको adopt ही नहीं करना चाहता है, right? Lifestyle को change ही नहीं करना चाहता है कोई भी, right? With environmental problem, individual effort, अगर हम environmental problem की बात कर रहे हैं, then individual effort can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia, right? अगर कोई इंडिविजुअल कोई एफर्ट कर रहा है, राइट, टू डील विद द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, तो उसको लगता है कि मेरे करने से कुछ होगा नहीं, राइट? राइट, अगर एक बंदा कर रहा है तो उसको लगेगा कि मेरे करने से एनवायरमेंट कोई चेंज होगा, राइट? तो इसलिए उसको इनर्शिया आ जाता है कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, सो व्हाई आई शुड डू इट, राइट? विद हेल्थ, अब हेल्थ के साथ क्या इशू है? ऑन द अदर हैंड, इंडिविजुअल चॉइस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, लिटरली, राइट? हेल्थ के साथ इंडिविजुअल चॉइस का मतलब वही लाइफस्टाइल, इंडिविजुअल चॉइस, दे कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ, है ना? इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, राइट? वहां पे तो डिफरेंस नहीं आ रहा है एनवायरमेंटल में, बट हेल्थ के साथ डिफरेंस आ रहा है, राइट? दे कैन मेक अ चेंज ऑफ लाइफ एंड डेथ, लिटरली, एंड येट, फिर भी बैरिंग ए फ्यू, कुछ लोगों को छोड़ के, देयर सीम्स टू बी सेम कलेक्टिव लिथार्जी, राइट? यहां भी सेम आपको लिथार्जी देखने को मिलती है टुवर्ड मेकिंग देयर चॉइसेस, राइट? तो यहां भी लोग, पीपल आर नॉट मेकिंग चॉइसेस, राइट? लोग बात लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, राइट? So they are not making their choice. Okay, समझ आ गया, I hope. Now let's see the question. The question is about the assumption, right? Which of the following statement best imply the most rational assumption that can be made from the passage? Right, first देखते हैं. We are likely to spend more money on cure than prevention. Right, तो cure पे हम फोकस करेंगे, prevention पे नहीं कर रहे हैं, right? तो ऑथर भी यही बोल रहा है कि what the people are doing, they are not changing their lifestyle, right? तो प्रिवेंशन नहीं ले रहे कोई भी, राइट, बट दे विल फोकस ऑन द क्योर, राइट? तो ये सही लग रहा है, इसको देखेंगे, राइट, बट दिस सीम्स राइट, राइट? ऑथर ये बोलना चाह रहा है. हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व अवर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, राइट? ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एनवायरमेंटल और हेल्थ को. तो नॉर्मली लगता है कि हाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पर क्या पैसेज ऐसा कुछ बात कर रहे हैं? पैसेज ने ऐसा कुछ नहीं बोला, गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस भी नहीं किया उसने, राइट? सो दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? Now, health can be protected even if environmental problem go on unattended. Right? ये बोल रहा है हेल्थ को हम फिर भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? पर पहला स्टेटमेंट क्या था, राइट? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दैट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होता है, तो ये उसके जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं, राइट? ये बोल रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? जबकि ऐसा नहीं है, राइट? नाउ फोर्थ, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, loss of traditional lifestyle and the influence of western values led to some unhealthy way of living, right? ये बोला है अनहेल्दी लिविंग क्यों आ गई है? क्योंकि ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है ना, और इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज आ गए हैं, राइट? पहली बात तो इसने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में कोई उसने बोला नहीं है, वेस्टर्न वैल्यूज के बारे में भी बात नहीं करी है, राइट? एंड दिस इज नॉट द मेन पॉइंट, राइट? कि अनहेल्दी लिविंग कहां से आएगी, राइट? वहां पे वो क्या बोलना चाह रहा है ऑथर, कि दोनों ही केस में जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है, वो अपना लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, राइट? सो दे आर नॉट मेकिंग चॉइसेस, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी फर्स्ट, राइट? अगर आप देखो ये सही है, बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर, राइट? कि क्योर पे करेंगे लेकिन प्रिवेंशन पे नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हेल्थ के केस में उसने क्या बोला, इट कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ, राइट? बट स्टिल द इंडिविजुअल आर नॉट मेकिंग चॉइसेस, राइट? तो इसका मतलब क्या है, वो प्रिवेंशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योर पे करेंगे. और क्योर के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि मनी के बारे में बात नहीं करिए, पर आप सोचो कि अगर उनको क्योर करना पड़ेगा, सो दे नीड टू पुट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब मनी, राइट? सो दिस इज द अजम्पशन इज करेक्ट. तो ये अजम्पशन सही है, राइट? कि ऑथर का ऐसा बिलीफ है कि वो क्योर पे इंडिविजुअल जो है दे विल स्पेंड मोर, राइट? यहाँ पे मनी आ गया तो आपको लग सकता है, पर अगर रिसोर्स भी आएगा तब ज्यादा बेटर है, राइट? तो यहाँ पे उसने डायरेक्टली मनी डाल दिया है, तो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्स इज जस्ट मनी, राइट? इंडिविजुअल क्या स्पेंड करेगा,
अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करेगा, राइट। तो बट मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे प्रिवेंशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, they will focus on the cure, right? So option A is the correct answer, right? Now let's see this passage. On this passage there is only one question is being asked, that is about we have to find the crux of the passage, right? What is the crux of the passage? Now let's read it. Many people are, so they are talking about many, right, are not eating the right food. For some it is simply a decision to stick with food they enjoy but which is not too healthy, right? So कुछ लोग क्या कर रहे हैं, they are sticking with किसके साथ, कौन सा ईट कर रहे हैं, कौन सा फूड खा रहे हैं जिसमें वो एंजॉय करते हैं, which is not healthy, right? Now this is leading to an increase in, इसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही है, राइट? उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिजीज बढ़ने से this in turn lead to major burden on our healthcare system that have the potential to derail, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन आ रहा है ना, दैट हैव द पोटेंशियल टू डिरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस विच इज एसेंशियल फॉर द पुअर टू इंप्रूव देयर लाइफ, राइट? तो पूरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिरेल हो जा रहा है, राइट? जो जरूरी है किस चीज के लिए, फॉर द पुअर टू इंप्रूव देयर लाइफ, राइट? फॉर सम यहां गया था फॉर अदर्स, नाउ मैनी पीपल के बारे में बात कर रहा था, उसमें से कुछ के बारे में यहां बात करिए एंड कुछ के बारे में यहां बात कर रहा है। फॉर अदर्स इट इज अबाउट लिमिटेड एक्सेस, राइट, टू न्यूट्रिशियस फूड और ए लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, राइट? या तो वो एक्सेस नहीं कर सकते, लिमिटेड एक्सेस है, या दे कैन नॉट अफोर्ड, लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट दैट डू नॉट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट फॉर देम टू डेवलप फुली, राइट? सो कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, एक्सेस है, राइट, उनके बारे में यहां पे बात करिए कि दे आर स्टिकिंग विद फूड दे एंजॉय, विच इज नॉट टू हेल्दी। और यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सेस ही नहीं है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? Part of the reason nutrition is under threat worldwide, nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to nutritional need, right? तो प्रॉब्लम कहां लाई कर रही है न्यूट्रिशन की, राइट? के फूड सिस्टम पे, है ना? पार्ट ऑफ द रीजन बोल रहा है कि वो भी रीजन है, राइट? पार्ट ऑफ द रीजन nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to nutritional need. Somewhere along that long road from farm to fork there are serious deter taking place, right? तो बोल रहा है फार्म से लेके फॉर्क तक, है ना, जब प्लेट तक आता है फूड, तो उसके बीच में there are serious issues, right? तो इस वजह से न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा, राइट? एक तो उसने इंडिविजुअल लेवल पे बता दिया और सिस्टम लेवल पे बता दिया कि प्रॉब्लम्स है, राइट? नाउ व्हाट इज द क्रक्स? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इंप्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज ए वे ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में पैसेज में बात नहीं करी गई है, ठीक है? पॉवर्टी एलिवेशन इसका मेन गोल नहीं है पैसेज का, राइट? अगर आपने पैसेज हमने पढ़ा है तो उसे क्या पता लगता है कि न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बात हो रही है, राइट? So this is not discussed, so this is wrong. Now second, we must place food-based nutrition at the center of our policy debate, right? अब फूड बेस्ड न्यूट्रिशन की बात तो हो ही रही है, ये बोल रहा है शुड बी एट द सेंटर ऑफ अवर पॉलिसी डिबेट, पॉलिसी डिबेट के सेंटर में होना चाहिए, राइट? तो देखो पैसेज में ये उसने बोला है कि फार्म से लेके फोक तक सारे में इशू है, सिस्टम में इशू है, राइट? तो जब हर जगह इशू है, सो इसका मतलब पॉलिसी आएगी तभी कुछ हो पाएगा, राइट? सो ये सही है, राइट? क्योंकि उसने बोला भी है उसने दो जगह, है ना, कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम लाई विद द, यहां पे भी बोला है ना, नॉट प्रॉपर्ली रेस्पॉन्डिंग टू अवर न्यूट्रिशनल नीड, फूड सिस्टम जो है पूरा का पूरा, है ना? और यहाँ पे अगेन उसने बोला है कि समवेयर अलोंग द लाइन, है ना, लॉन्ग रोड फ्रॉम फार्म टू फोक देयर इज ए सीरियस डिटर टेकिंग प्लेस, राइट? सीरियस प्रॉब्लम है कहाँ पे, अलोंग द रोड, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, राइट? फार्मिंग है, प्रोसेसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग है, राइट? सो न्यूट्रिशन को डील करने के लिए दिस इज करेक्ट, राइट? तो ये सही है, पर हम और आगे ऑप्शंस भी देखेंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इंप्रूव्ड बाय क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, राइट? सो ये भी सही है, न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है, तो ये हम फूड में अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आएंगे सो वी कैन इंप्रूव दैट, राइट? तो ये फार्मिंग लेवल पे जब, है ना, ये सही है, बट ये पैसेज ये भी बोल रहा है कि होल सिस्टम में प्रॉब्लम है, राइट?
तो ये सॉल्यूशन तो है बट दिस इज नैरो सॉल्यूशन, है ना, तो इसलिए हम दिस कैन नॉट बी द बेस्ट सॉल्यूशन, है ना, दिस इज द सॉल्यूशन, ये करेक्ट है, पर हमें अपने को बेस्ट चूज करना है, राइट, ये क्रक्स नहीं है ना, वो बोला पूरे सिस्टम में इश्यूज है, राइट। नाउ फोर्थ, यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट, राइट, सो दिस इज आल्सो ए सॉल्यूशन, है ना, न्यूट्रिशन से डील करने का। बट अगेन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ प्रोसेसिंग के बारे में बोल रहे हैं, राइट, ये पूरे सिस्टम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। पैसेज का जो मेन क्रक्स है वो क्या है कि पूरे सिस्टम में इशू है, राइट, जो लास्ट लाइन है उससे हमें पता लग रहा है कि पूरे सिस्टम में इशू है, राइट। सो ये सही है बट दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए इसको चूज नहीं करेंगे। तो बेस्ट क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, राइट। जब पॉलिसी बनेगी तो पॉलिसी क्या करेगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीजें उसमें मेंशन की जाएंगी, डील की जाएंगी, राइट। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज फ्रॉम द 2023 पेपर, राइट। सो इन 2023 पेपर हर पैसेज पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। सो ओनली वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड ऑन एवरी पैसेज, राइट। सो इस पैसेज पे भी देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स रीड द पैसेज। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, राइट, इन सिटीज, राइट, तो टैकल कैसे करना है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को इन सिटीज में, राइट। सो पॉलिसी मेकर्स, राइट, पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा है, थिंक दैट ड्रास्टिक एक्शन like temporary use of odd even number scheme for vehicle or right closing school, factories, construction activity and banning the use of certain type of vehicle are a way forward, right। so इस तरीके से उनके हिसाब से हम pollution को कंट्रोल कर सकते हैं, right। even then the air is right, even then the air is not clean, right। so यहाँ पे ऑथर क्या दे रहा है, अपनी ओपिनियन बता रहा है कि तब भी हवा क्लीन नहीं है, राइट। नाउ व्हीकल मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ द टोटल, 15 साल से पुराने कितने व्हीकल हैं, ओनली 1% ऑफ द टोटल, एंड टेकिंग देम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बैनिंग सर्टेन फ्यूल एंड कार टाइप्स arbitrarily is not proper, right। again this is the opinion of the author, right। diesel engine produce more PM 2.5 and less CO2 देन पेट्रोल और सीएनजी इंजन, राइट। सो डीजल इंजन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं पीएम 2.5 बट वो लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड बोथ डीजल एंड सीएनजी इंजन प्रोड्यूस, डीजल एंड सीएनजी की बात कर रहा है, व्हाट दे आर प्रोड्यूस मोर नाइट्रोजन ऑक्साइड देन पेट्रोल इंजन, राइट। नो वन हैज मेजर्ड द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट सीएनजी इंजन आर इमिटिंग, arbitrary ban on vehicle that have passed, अब vehicle के बारे में बोल रहे हैं जिन्होंने what they have passed mandate fitness test, right। so they are banning the vehicle who have passed the fitness test and periodic pollution test are unfair, what is needed, अब वो बता रहे हैं कि क्या चाहिए, right। इसका solution भी बता रहा है, what is needed is the scientific and reliable information about the, किसके बारे में information चाहिए, about the source of pollutant on a continuing basis and the technologies that will work to reduce pollution from them, right। तो इंफॉर्मेशन चाहिए हमें कि सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट का पता लगे और कंटिन्यूइंग बेसिस पे चाहिए, है ना, लगातार मिलती रहे, राइट। एंड टेक्नोलॉजी भी चाहिए जिससे पता लगे कि हाउ टू रिड्यूस दैट, राइट। ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन। So the question is about the most logical and rational implication conveyed by the passage, right। So first option देखते हैं, arbitrary curb on vehicle to reduce pollution are difficult to implement, right। यहाँ पे देखो implementation की बात कर रहा है, are difficult to implement, ऑथर ने ऐसा कुछ बोला है कि difficult to implement है, नहीं, ऑथर ने ऐसा नहीं बोला है, पहली बात, ठीक है। दूसरी, राइट, तो ये बिल्कुल गलत है, और ऑथर तो अगेंस्ट है कि आर्बिट्ररी ऐसे हमें नहीं करना है, राइट। वो इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करना, राइट। उसने बोला है क्योंकि दिस इज रॉन्ग, राइट, क्योंकि वो फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई द ऑथर इज नॉट इन फेवर, राइट। नाउ सेकंड, knee jerk reaction cannot solve the problem of pollution but an evidence based approach will be more effective, right। so this is correct, this is the point the author is saying कि आप ऐसे बैन कर रहे हो, this is wrong, है ना। तो वही ये बोल रहा है, knee jerk reaction, right, cannot solve the problem, है ना। and evidence based, उसने बोला है कि साइंटिफिक और वो चाहिए अपने आप को ना,
कि हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, तो उसके बेसिस पे आपको करना है ना, दैट विल बी मोर इफेक्टिव. सो दिस इज करेक्ट. तो ये ऑथर का व्यू पॉइंट है. सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, बट वी विल सी अदर ऑप्शंस आल्सो. लाइक ऑप्शन सी, ए हैवी पेनल्टी, पेनल्टी के बारे में कोई बात नहीं करी है, राइट, शुड बी एनफोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट. सो दिस इज रॉन्ग. नाउ फोर्थ, इन द एब्सेंस ऑफ लॉ टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजन, राइट. तो दिस इज रॉन्ग है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी नहीं है उसने कि एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, और लॉ के बारे में भी नहीं ऐसा कोई बात हुई है, ठीक है. यहाँ पे ये बोल रहा है एब्सेंस ऑफ लॉ है, राइट, टू डील विद प्रॉब्लम. सो दिस इज रॉन्ग. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज फ्रॉम द 2023 पेपर, राइट. सो दिस इज द नेक्स्ट पैसेज, राइट. सो ऑन दिस ऑल्सो देयर इज ओनली वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, राइट. नाउ लेट्स रीड द पैसेज, राइट. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, right, good corporate governance structure encourage companies to provide accountability and control, right. So good corporate governance, देखो corporate governance अपने को पता ही है, good corporate governance, right. तो उसी के बारे में पैसेज है. good corporate governance structure encourage companies to provide accountability and control. A fundamental reason why corporate governance has moved onto the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital market, right. तो ये ग्रोथ क्यों हुई है, वो रीजन बता रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, राइट. इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांस, अगर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, व्हाट इट इज एनहांसिंग एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, राइट. तो अगर आपकी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी देन यू कैन हैव एक्सेस टू द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय फर्म, राइट, लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, राइट, हायर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. तो क्या होगा, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आएगी, उसकी वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू ए ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड विच विल लीड टू ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर के बारे में बता रहा है, अभी तक ये फर्म के बारे में बताया था कंपनी के, राइट. इन्वेस्टर लुक टू प्लेस देयर फंड, इन्वेस्टर कहां पे अपना फंड को प्लेस करना चाहते हैं, वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर्स आर मेट. तो वो अपनी मनी कहां पे पुट करते हैं, जहां पे उनको डिस्क्लोजर टाइमली मिले, एक्यूरेट हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इक्वल ट्रीटमेंट मिले और स्टेक होल्डर्स को, राइट. तो आई गेस ये आप सबको समझ आ गया होगा, इजी पैसेज है, राइट. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन, राइट. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इन्फ्रेंस. इन्फ्रेंस इज मीन्स, राइट, सो वी हैव टू टेल द कंक्लूजन, राइट. इन्फ्रेंस मीन्स कि व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ऑथर, राइट. सो व्हाट इज द इन्फ्रेंस वी कैन मेक आउट ऑफ दैट. नाउ फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट. It is an important agenda of the countries around the world to ensure access to good external financing, right. तो this is wrong. Why this is wrong? Because agenda ये नहीं है that कि आपको external financing पे फोकस करना है, right. Good corporate governance पे फोकस करना है. Good corporate governance होगी तो उसकी वजह से आपके पास फाइनेंसिंग आएगी, right. So that's a vice versa kind of thing, right. So that's why this is wrong, right. Now second, good corporate governance improves the credibility of the firm. हाँ, ये पॉइंट सही है कि good corporate governance होगी, right. So उसकी वजह से क्या इंप्रूव होती है, credibility of the firm इंप्रूव होती है. That's why the investor are investing their money in the firm, right. So this is correct. Now third देखते हैं. International capital market ensure that the firm maintain good corporate governance. Capital market ensure कर रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है, राइट. सो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर नहीं कर रहा है, राइट. सो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इज नॉट इंश्योरिंग दैट द फर्म मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. दिस इज रॉन्ग, राइट. ये रिवर्स है, राइट. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहती है तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में द क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है कंपनी की, राइट. तो ये इट्स काइंड जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, तो उसको रिवर्स कर रहा है यहाँ पे, इफेक्ट को कॉज बता रहा है, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. ओके, नाउ ऑप्शन डी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन. सप्लाई चेन के बारे में कोई बात नहीं करी है, सो दिस इज आउट ऑफ द स्कोप, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज. सो दिस पैसेज इज अबाउट एलिफेंट, राइट. सो वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड ऑन दिस पैसेज, राइट. सो फ्रॉम दिस पैसेज ओनली वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. नाउ लेट्स रीड इट. एलिफेंट आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट, राइट, क्रिएटिंग clearing in the forest, preventing overgrowth
of certain plant species and allowing space for the regeneration of others. Right, so it is telling all about elephant के elephant क्या क्या कर रहा है. Right, so पहले तो लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, वो creating clearing in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for the regeneration of others, which in turn provide sustenance to other herbivores animal. Right, तो क्रिएट कर रहे हैं, राइट, क्लियर कर रहे हैं, राइट, और जो ओवरग्रोथ हो जा रही है प्लांट, कुछ सर्टेन प्लांट की, राइट, तो उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, राइट, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अदर प्लांट्स हैं दे कैन रीजनरेट, राइट, सो इट विल बेनिफिट, किसको बेनिफिट करेगा, जो अदर एनिमल्स हैं, जो उन प्लांट्स में जो नए प्लांट है, राइट, उन पे सस्टेन करते हैं, उनको फायदा करेगा, राइट. एलिफेंट ईट प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, प्रोपेगेटिंग द सीड्स व्हेन दे डेफिकेट इन अदर प्लेसेस एज दे ट्रैवल. राइट, ये तो सिंपल है पैसेज, आई गेस समझ आ गया होगा आपको. एलिफेंट डंग प्रोवाइड नरिशमेंट टू प्लांट्स एंड एनिमल एंड एक्ट एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट. In times of drought, they access water by digging holes, which benefit other wildlife. Right? तो ये पूरे का पूरा एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या फायदा होता है एलिफेंट से. Right? Now let's see the question. So this is the question. The question is about the inference. Right? So what is the inference that can be drawn from the passage? Right? So inference is like a conclusion. ये जो information दी हुई है, इससे हम क्या conclude कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं. Right? First, the home range of elephant need to be a vast area of rich biodiversity. Right? तो home range के बारे में कोई बात नहीं करी है और ये बोल रहा है कि उसका एरिया कितना होना चाहिए, वास्ट एरिया होना चाहिए ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी. तो क्यों होना चाहिए उसका, एलिफेंट की वजह से तो और बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है. राइट, ऐसा नहीं है कि उसको रिच बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया ही चाहिए. राइट, सो दिस इज रॉन्ग. नाउ सेकंड, एलिफेंट आर द की स्टोन स्पीशीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी. ये सही है कि दे बेनिफिट एंड दे आर द की स्टोन, क्योंकि उसने बताया कि उससे जो और प्लांट्स है एनिमल को कैसे फायदा होता है. राइट, सो दे आर द की स्टोन स्पीशीज. राइट, सो ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं ऑप्शन बी. राइट, पर और ऑप्शंस देखते हैं. रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट. राइट, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. ये बोल रहा है कि बिना एलिफेंट के बायोडाइवर्सिटी हो ही नहीं सकती है. राइट, रिच बायोडाइवर्सिटी नहीं हो सकती है. तो ऑथर ने ये जरूर बोला है कि एलिफेंट की वजह से बायोडाइवर्सिटी को फायदा होता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है. राइट, कि अगर एलिफेंट नहीं होंगे तो बायोडाइवर्सिटी होगी नहीं. राइट, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. नाउ ऑप्शन डी, एलिफेंट आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट. एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ये बहुत एक्सट्रीम हो गया कि जैसा उनका मन करेगा वैसे कर लेंगे एलिफेंट. ऐसा नहीं है, है ना, कि जब उन्हें जरूरत है. सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. राइट, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी. राइट, ये एज पर की वजह से क्या करेगा, एज पर देयर रिक्वायरमेंट. राइट, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. ओके, now let's see this passage. So on this passage there are two questions is being asked. Right, one is about the assumption and the second is about the crux. Right, so let's first of all read the passage. In India, segregation of municipal waste at source is rare. Right, so जो waste है उसका segregation at source पे नहीं हो रहा है, बहुत rare है. Right, this is very rare. इंडिया के बारे में बात कर रहा है. Right, recycling is mostly with the informal sector. Recycling कौन कर रहा है, informal sector. More than 3/4 of the municipal budget goes into collection. 3/4 budget किस में जा रहा है, collection में, and into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery and disposal. Right, तो बहुत कम बजट बचता है किसके लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, रिकवरी एंड डिस्पोजल के लिए. Where does the waste to energy fit into all these? Right, तो दिस इज द मेन थिंग. ऑथर बोल रहा है कि इसमें वेस्ट टू एनर्जी कहां पे फिट होता है, ना क्वेश्चन मार्क. राइट, आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड बिफोर गेटिंग टू द लैंडफिल. राइट, तो कहां पे फिट हो रहा है, बिफोर गेटिंग इनटू द लैंडफिल. विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड्स, किस चीज पे डिपेंड करेगा, ऑन व्हाट इज इन द वेस्ट. वेस्ट में क्या है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है. राइट, एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज ए लिटिल ओवर 50%. राइट, तो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट कितना है, 50% से थोड़ा ज्यादा है. राइट, एंड बायोमिथेनेशन ऑफर ए मेजर सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग दिस. राइट, तो ऑथर ये भी बता रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा मेथड बेस्ट है. राइट, बायोमिथेशन के बारे में बोल रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली. पैसेज आपको समझ आ गया होगा.
passage easy था, right? So now first question is about the assumption, right? Collection, processing and segregation of municipal waste should be with the government agency. कहीं पे ऐसा लगा है कि ऑथर ऐसा बोल रहा है, बिकॉज ये बोल रहा है कि शुड भी होना चाहिए, राइट, विद द गवर्नमेंट एजेंसी. उसने ये तो बोला है कि जो रिसाइकलिंग वाला पार्ट है वो इनफॉर्मल सेक्टर कर रहा है, राइट. इसका मतलब ये नहीं बोला है उसने कि इट शुड बी डन बाय गवर्नमेंट एजेंसी. दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, राइट. सेकंड, रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट दैट कैन बेस्ट बी हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, राइट. तो ऐसा भी कहीं पे ऑथर ने कुछ मेंशन नहीं किया है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एक्सेट्रा, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, राइट. तो आंसर क्या हो जाएगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, राइट. टेक्नोलॉजी की बात करी है, पर टेक्नोलॉजी की बात किस तरीके से करी है उसने, कि जब देखो कैसे करी है टेक्नोलॉजी का, आप देख लो एक बार, आप पूरा श्योर होना चाहिए कि ये क्यों नहीं है, राइट. वो यहां पे बोलता है विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी, राइट. कि वेस्ट टू एनर्जी के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है कि रिसाइकलिंग के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट. उसके बारे में बात कर रहा है, रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग के लिए, उसके बारे में बात नहीं करिए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, इस पैसेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज. सो वी हैव टू फाइंड क्रक्स क्या है पैसेज का, राइट. फर्स्ट, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव, राइट. तो ऐसा कहीं पे ऑथर ने एक्सपेंसिव है या एक्सपेंसिव नहीं है ऐसा कुछ डिस्कस किया है, राइट. कॉस्ट के बारे में कोई डिस्कशन हुआ है? कहीं पे डिस्कशन नहीं हुआ है. सो दिस वी कैन नॉट कंक्लूड, राइट. बायोमिथेशन इज द मोस्ट आइडियल, अब ये बोल रहा है मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, राइट. पर ऑथर ने क्या बोला है? ऑथर ने बायोमिथेशन को बोला है, यहाँ पे इसने क्या बोला है? मेजर सॉल्यूशन. इसने ये नहीं बोला है कि आइडियल है, मेजर सॉल्यूशन है, राइट. आइडियल अलग हो जाता है, मेजर अलग हो गया, राइट. दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. आइडियल का मतलब है कि यही बेस्ट है, ये बोल रहा है मेजर सॉल्यूशन है. सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, राइट. आप देख रहे हो एक वर्ड से वो गलत हो रहा है ना, तो आपको वर्ड्स पे बहुत फोकस करना है, राइट. तभी आपको पता लगेगा. यहाँ पे इनएक्सपेंसिव की वजह से गलत हो रहा है, यहाँ पे ये आइडियल बोल दिया इसने, मोस्ट आइडियल, इसकी वजह से गलत हो रहा है, राइट. नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं. सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन एंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि उसने यहाँ पे बोला ही है, आप देख सकते हो जब उसने चेन बोली है, आइडियली इट फिट इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन. पहला स्टेप क्या है? सेग्रीगेशन ही है, राइट. सो दिस इज करेक्ट कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, राइट. पर और देखते हैं, नेक्स्ट तो नहीं है, क्योंकि देखो बेस्ट हमें चूज करना है हमेशा, तो हमें सारे ऑप्शन ही रीड करने पड़ेंगे, ओके. द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट, ये बोल रहा है इट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट इफिशिएंटली इफेक्टिवली, राइट. तो नॉट एडिक्वेट है, अब वो बोल रहा है 50% से ज्यादा है, पैसेज में दिया हुआ है, तो वो तो एडिक्वेट है, 50% है, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडिक्वेट तो है, 50% से ज्यादा है, राइट. सो दैट इज एडिक्वेट. अगर बहुत कम होती 10%, 20%, तब तो हम मान सकते थे, राइट. लेकिन ये तो 50% से भी ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. सो द आंसर विल बी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज फ्रॉम 2023 पेपर, राइट. सो ऑन दिस passage, two questions are being asked. One is about the assumption, the second is about the message conveyed by this passage, right. So let's read it. There is a claim that organic farming is inherently safer and healthier, right. तो ऐसा क्लेम किया जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने आप में सेफ है और हेल्दी है. द रियलिटी इज दैट बिकॉज द ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग एंड नॉट वेल रेगुलेटेड इन इंडिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स alike are not only confused about what product are best for them but sometimes use product in ways that could harm them as well, right. तो एक तो उनको पता नहीं है, right, कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है उनके लिए, right. so this is the main thing, what product are best for them. और उनको ये भी नहीं पता है कि उसको किस तरीके से यूज करना है, right. फॉर एग्जाम्पल, नाउ एग्जाम्पल दे रहा है, सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रहा है, आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑन ए लार्ज स्केल इन इंडिया, फार्मर ऑफ्टन यूज farmyard manure which may contain toxic chemicals and heavy metals, right. तो farmyard manure के साथ क्या प्रॉब्लम है? like they are having toxic chemical and heavy metals. Certain plant spray such as datura flower and leaf spray have an element called atropine, right. If it is not applied
in the right dose, it can act on the nervous system of the consumer. तो किसको हार्म कर देगा? कंज्यूमर को, राइट? Unfortunately, how much and when to use are not well researched or regulated issues, right? तो ये बता रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, राइट? ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ एक तो फार्मर्स एंड जो कंज्यूमर है उनमें दोनों में कंफ्यूजन है, राइट? और उसने कंफ्यूजन का एग्जांपल देके भी बताया कि उनको पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है, राइट? और कितनी क्वांटिटी में यूज करना है. ओके, हाउ मच एंड व्हेन टू यूज आर नॉट वेल रिसर्च एंड रेगुलेटेड इशू. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. So first question is about the assumption, right? So first question is about the assumption. First assumption, organic farming is inherently unsafe for both farmer and consumer, right? ऑथर ने ये बोला है कि उसको क्लेम किया गया है कि इनहेरेंटली सेफ है, ये बोल रहा है कि इनहेरेंटली अनसेफ है, राइट? सो दिस इज रॉन्ग, राइट? ऐसा पैसेज में कहीं मेंशन नहीं है कि वो अपने आप में अनसेफ ही है, राइट? नाउ सेकंड, फार्मर एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड. सो दोनों में कंफ्यूजन है, सो दे नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट दैट, राइट? सो दिस इज करेक्ट, राइट? सो सेकंड इज करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement best reflect the practical message conveyed by the author, right? So this is about the message conveyed by the author. Now first देखते हैं ऑप्शन. In India, organic farming should not be, देखो extreme should not be promoted as a substitute for conventional farming. So this is wrong. author ने ऐसा बोला भी नहीं है. This is extreme suggestion, right? So there are no safe organic alternative to chemical fertilizer, right? So this is also wrong, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव है ही नहीं हमारे पास अवेलेबल, राइट? उसने एक एग्जांपल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी नहीं है, राइट? और वो इसलिए दिया है उसने एग्जांपल क्योंकि उसने बोला है कि फार्मर्स को नहीं पता है कि कौन सा यूज करना है, कितना यूज करना है, कब यूज करना है, राइट? नाउ ऑप्शन थर्ड, इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल. दिस इज करेक्ट. ऑथर यही बोल रहा है कि फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए सो दैट दे कैन मेक ए गुड डिसीजन, राइट? सो दैट दे कैन मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल. दिस इज एग्जैक्टली what the passage is saying, right? Now option D भी देखते हैं. The aim of organic farming should not be to generate huge profit, right? तो प्रॉफिट के बारे में बात ही नहीं करी है, that's why this is wrong, right? फिर आगे क्या बोल रहा है? To generate huge profit as there is a still no global market for its product. बोला है ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ग्लोबली कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है, ग्लोबल मार्केट में ऐसा कहीं भी डिस्कस किया कुछ नहीं है ना. That's why this is wrong. So this cannot be the message of the passage, right? So the answer will be option C, right? So now let's see the next passage. So this is the next passage, right? और इस passage पे there is only one question is being asked, right? That is about the assumption. Okay. So now let's first read the passage. Food consumption pattern have changed So now let's see the next passage. इस passage पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, that is about assumption, right? So let's first read the passage. Food consumption pattern have changed substantially in India over the past few decades, right? तो consumption pattern is getting changed. This is resulted in the disappearance of many nutritious foods such as millet. So disappearance हो रहा है किसका? nutritious food जैसे millet. While food grain production increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition, right? For long, the agriculture sector focused on increasing food production, particularly staple, which led to lower production and consumption of indigenous. एक तो production भी कम हो रहा है और consumption भी कम हो रहा है, right? क्योंकि उसका production ही नहीं हो रहा है, staple food पे focus कर रहे हैं, right? Indigenous traditional crops, fruits and other vegetable impacting food and nutrition security in the process, right? तो किस चीज को impact कर रहा है? nutrition security, right? Further, intensive monoculture agriculture practice can perpetuate the food and nutrition
सिक्योरिटी प्रॉब्लम, राइट, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है अगर इसका मतलब नहीं भी पता, राइट, मतलब इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो मोनो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से क्या हो रहा है, व्हाट इज इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम बाय डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड, वाटर एंड फूड डिराइव थ्रू देम, राइट। सो मोनोकल्चर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है कि जो लैंड की क्वालिटी है, वाटर की क्वालिटी है, फूड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है, राइट। सो दिस इज द पैसेज। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, राइट। सो द क्वेश्चन इज अबाउट द अजम्पशन, राइट। तो इसमें हमें 4 अजम्पशन दिए हैं, दे हैव गिवन द 4 अजम्पशन, सो वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन से अजम्पशन करेक्ट है, राइट। नाउ फर्स्ट, टू इंप्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल, monoculture agriculture practice are inevitable even if they do not address malnutrition। ये बोला है कि ये मोनोकल्चर वाला तो इनएविटेबल है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते चाहे उससे हमें malnutrition मिले या नहीं मिले, राइट। सो ऑथर ऐसा नहीं बोल रहा है ना। ऑथर क्या चाह रहा है, ऑथर ने प्रॉब्लम बताया मोनो एग्रीकल्चर से, तो ऑथर क्या चाहेगा, ऑथर ये चाहेगा कि ये इनएविटेबल ऐसा बोलना चाहेगा नहीं, राइट। सो ऑथर चाहता है कि malnutrition को फोकस किया जाए, पर यहाँ पे ये बोल रहा है डू नॉट एड्रेस, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, this assumption, right। now second, dependence on few crop has negative consequence for human health and ecosystem। ये तो डायरेक्टली बोला है ना, लैंड डिग्रेडेड हो रही है, वाटर हो रही है, सो दिस इज करेक्ट, दिस assumption। now third, government policies regarding food planning need to incorporate nutritional security, right। उसने बोला है कि पैसेज ऑथर ये चाह रहा है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो, राइट। दैट्स व्हाई ही इज मेंशनिंग दोस थिंग्स, राइट, कि मोनोकल्चर से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और सबसे पहले जो स्टार्टिंग भी करी है उसने न्यूट्रिशन की वजह से करी है कि मिलेट वगैरह जो है उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट, ऑथर इज टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, राइट। तो ऑथर ऐसा बिलीव करता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, इस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को, सो दैट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर हो, राइट। नाउ फोर्थ, फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर रिसीव सब्सिडी in various way and government offer remunerative prices for grains and therefore they do not tend to consider crop diversity। अब देखो, आपको अपनी जनरल नॉलेज का यूज नहीं करना है, बस आपको ये बताना है कि क्या इस टाइप की बातें पैसेज में करी गई है, राइट, कि फार्मर को सब्सिडी मिलती है, राइट। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलते हैं स्टेपल फूड के, वो अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दे गेट गुड प्राइस, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, सो द आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सो द ऑप्शन विल बी बी, राइट। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। So on this passage there is only one question is being asked, that is about the assumption, right। So first of all let's see the passage। Scientists study the vernal window, right। So there is something vernal window, we will see what this is, right। तो देखो, ये पढ़ के आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पैसेज टफ होगा, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज दिस। सो कई बार ऑथर एक्सप्लेन करता है खुद ही, राइट। द ट्रांजिशन, देखो यहाँ पे इसने ये डैश देके एक्सप्लेन कर रहा है, द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन, राइट। तो जो बीच का पीरियड है ना उसको बोल रहा है, विंटर से लेकर ग्रोइंग सीजन के बीच का जो पीरियड है उसको वर्नल विंडो बोल रहा है, राइट। दे फाउंड दैट वार्मर विंटर, राइट, अब विंटर इज वार्मर, राइट, दैट्स व्हाई वार्मर विंटर लिख रहा है, राइट। दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स विद लेस स्नो resulted in a longer lag time between spring event and a more protracted vernal window, right। so warmer winter की वजह से क्या हो रहा है, less snow होगी, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, longer lag time है किसमें, between spring event and a more protracted, इसका मतलब नहीं भी पता तब भी आप सोचोगे क्या बोलना चाह रहा है, more protected vernal window, right। कि वार्मर विंटर होगी तो क्या हो जाएगा कि longer lag time है, किसके बीच में longer lag time होगा, जो ऊपर उसने बोला है ट्रांजिशन जो पीरियड है वो लंबा हो जाएगा, राइट। मतलब ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन, दैट विल लॉन्ग हो जाएगा वो पीरियड, राइट। सो इट मींस दैट ओनली, राइट। नाउ दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल, दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल हैज इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो स्प्रिंग टाइम टेबल है वो चेंज हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, इट विल इंपैक्ट ऑल दिस इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड टूरिज्म, सब पे इंपैक्ट करेगा। एज द आइस मेल्ट अर्लियर, आइस मेल्ट हो जाएगी अर्लियर, द बर्ड डोंट रिटर्न, बर्ड वापस नहीं आ रही है जहां पे उनको आना चाहिए, कॉजिंग ए डिले और लेंथनिंग इन द स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट। तो स्प्रिंग टाइम की जो इकोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं वो लंबे हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज द पैसेज अबाउट, राइट। आई होप थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या बात कर रहा है। ये मेन बात ये बोलना चाह रहा है कि अगर वार्मर विंटर्स होते हैं तो जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, वर्नल विंडो, वो एक्सटेंड हो जाता है, उसकी वजह से स्प्रिंग अर्ली आ जाएगा, राइट। पर जो स्प्रिंग की इवेंट्स होंगी वो डिले हो जाएंगी, राइट, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कॉजिंग ए डिले और लेंथनिंग इन द स्प्रिंग टाइम टेबल इकोलॉजिकल इवेंट्स, तो स्प्रिंग की जो इवेंट्स होंगी वो डिले हो जाएंगी, राइट।
जनरली हमें लगता है कि वो जल्दी आ जाएगा स्प्रिंग, तो इवेंट्स भी जल्दी हो जाएंगी, राइट, पर ऐसा नहीं है, राइट। नाउ assumption, global warming is causing spring to come early and for longer duration, राइट। तो आप बोलोगे इसमें ग्लोबल दिया हुआ है, ऊपर वार्मिंग दिया हुआ है, तो वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आएगी, अदरवाइज विंटर कैसे वार्म होंगी, राइट। सो दे आर गेटिंग वार्मर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओनली, राइट। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे ग्लोबल दे दिया, सो दिस इज रॉन्ग, राइट। बोथ आर सेम थिंग एक्चुअली। सो ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग स्प्रिंग टाइम टू कम अर्ली, ये सही है, एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये भी सही है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। नाउ सेकंड, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। बर्ड पॉपुलेशन के बारे में पैसेज में कुछ बात करी है, जब उसके बारे में कोई बात करी नहीं है तो उसके बारे में हम अजम्पशंस कैसे निकाल सकते हैं? हम अजम्पशंस किन चीजों का निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे तो ऑथर बहुत सारी चीजें सोचता होगा, बहुत सारी चीजें एज्यूम कर रहा है, बट एवरीथिंग वी कैन नॉट टेल अबाउट ऑथर, राइट। तो जो चीजें उसने मेंशन करी है पैसेज में, उन्हीं के बारे में हम अजम्पशन निकाल सकते हैं, राइट। तो बर्ड पॉपुलेशन के बारे में कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया है, तो इसके बारे में हम एज्यूम नहीं कर सकते, राइट, कि पॉपुलेशन के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, राइट। बर्ड के बारे में बोल रहा है कि बर्ड्स का रिटर्न होना डिले हो जाता है, पर उनका रिटर्न होना डिले हो रहा है, उससे हम कुछ सेंस नहीं निकाल सकते अबाउट द पॉपुलेशन, राइट। So the answer will be only option first. Okay, so we are solving 2023 paper, right? So we are solving the RC questions, reading comprehension questions. So this is the next passage, and on this passage there is one question is being asked, right? So now first of all let's see the passage. A global analysis of nitrogen use efficiency, right? उसके बारे में बता रहा है, a measure of the amount of nitrogen a plant takes in to grow versus what is left behind as pollution. So जो left behind है वो क्या है? That will gets converted into pollution, right? और जो plant लेता है वो क्यों लेता है? Just to grow itself, right? हाँ, so what it is saying says that using too much fertilizer will lead to increase pollution of waterways and the air, right? तो waterways और air दोनों का pollution will get increase. Currently the global average of nitrogen use efficiency is approximately 0.4, meaning 40% of the total nitrogen added to the cropland goes into the harvested crop, while 60% is lost to the environment, says a study, right? यहां तक समझ आ गया होगा कि 40% यूज हो रहा है ना, और 60% is getting wasted. Now more than half of the world population is nourished by food grown with fertilizer containing synthetic nitrogen, which is needed. So this is needed, synthetic nitrogen, to produce high crop yield. Plants take the nitrogen they need to grow, and the excess is left in the ground, water and air, right? This results in significant emission of nitrous oxide, a potent greenhouse and ozone depleting gas, right? So क्या हो रहा है इसकी वजह से? emission हो रहा है किसका? nitrous oxide का, which is a greenhouse gas, and ozone depleting gas, and other form of nitrogen pollution including eutrophication of lakes and river and contamination of river water, right? So the passage is saying about the nitrogen use efficiency कि 40% is used by the crop and the 60% is getting wasted. जो 60% waste हो रहा है उसकी वजह से pollution हो रहा है, land में हो रहा है, air में हो रहा है, water में हो रहा है, तीनों में हो रहा है, ठीक है। तो उसके examples दिए, right? So this is the passage. Now let's see the question. passage समझ आ गया होगा, right? आपके दिमाग में passage की एक summary बन जानी चाहिए कि what the passage is saying, right? अगर आपको passage समझ आ गया है and you are able to frame some summary in your mind about the passage, you can easily solve the passage, right? तो पैसेज के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप सॉल्व कर लोगे, राइट? आपको ऐसा नहीं है कि एक एक 1 to 1 वर्ड्स और वो सब याद रहना चाहिए, बस एक समरी होनी चाहिए माइंड में कि व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ओके। नाउ लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट द message implied by the passage, right? First, an enhanced efficiency of use of nitrogen is imperative for both food production and environment. तो अगर enhanced efficiency होगी, right, use of nitrogen, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे अभी 40% हो रहा है उससे ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो क्रॉप ये ग्रो में फायदा करेगा, यील्ड में फायदा करेगा, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो 60% वेस्ट हो रहा है अभी, वो भी कम हो जाएगा, तो पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, राइट? Is imperative for both food production and environment. So this is correct, right? So this ये ऑप्शन सही है, पर और ऑप्शन देखते हैं. Production of synthetic nitrogen fertilizer cannot be stopped as it will adversely affect global food security, right? So ये बात सही है कि उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, उसने बोला भी है ना, क्योंकि half of the population is depending on that food, right? So it will affect the global food security. So the point is correct, but
क्या दिस इज द मेन पॉइंट, क्या ऑथर का ये मेन पॉइंट है, राइट? तो यहाँ पे ये फोकस किस पे डाल रहा है, फर्टिलाइजर पे डाल रहा है, राइट? जबकि फर्टिलाइजर इज नॉट द मेन इशू, राइट? नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट कंसीडर दिस ऑप्शन. नाउ थर्ड, alternative to crop that require excess of nitrogen should be identified and cultivated, राइट? अब ये इसमें क्या बोल रहा है कि हमें कोई अल्टरनेटिव क्रॉप्स फाइंड आउट करने चाहिए, राइट, जो ज्यादा नाइट्रोजन को यूज करते हैं. तो देखो ऐसा पैसेज में कोई बोल नहीं रहा है और ये बहुत रेडिकल नहीं है कि आप पूरा क्रॉप को ही चेंज कर दो, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस आल्सो. नाउ फोर्थ, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड. तो बोला ये कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर है उसको चेंज कर देना चाहिए विद एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब देखो अगर आप जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करोगे तो आपको ये ऑप्शन सही लगेगा, राइट? पर क्या पैसेज में ऐसा कुछ हिंट दिया है कि ऑथर चाह रहा है कि आप जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको पूरा चेंज कर दो? नहीं, ऐसा नहीं चाह रहा है. ऑथर इज टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी, तो वो उसी पे फोकस कर रहा है और वो बता रहा है कि उसकी वजह से क्या क्या पॉल्यूशन हो रहा है, राइट? सो ऑथर का मेन कंसर्न ये नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट कंसीडर दिस. द बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कि वी हैव टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन, राइट? उसकी वजह से प्रोडक्शन में भी फायदा होगा और एनवायरमेंट को भी. सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज. On this passage also there is only one question is being asked, right? So let's first read the passage. Along with sustainable lifestyle, climate justice is regarded as a significant principle in environmental parlance. Both the principle have bearing on, कौन से both किसके लिए आ रहा है? Sustainable lifestyle और climate justice, right? Both the principle have bearing on political and economic choices of the nation. So far, our climate change summit or compacts, both the principle have eluded consensus among nation, right? So इसका मतलब पता होना चाहिए. अगर इसका मतलब नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे सेंस नहीं निकाल पाओगे कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, राइट? तो इसका मतलब होता है कि कंसेंसस नहीं हो पाया है, राइट? कि both the principle have eluded consensus among nation, nations के बीच में कंसेंसस नहीं हुआ है, राइट? Justice in the judicial sense is well defined. जस्टिस का मतलब हमें जुडिशियल सेंस में पता है. हाउएवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के चेंज में जस्टिस क्या होगा? इट हैज साइंटिफिक एज वेल एज सोशो पॉलिटिकल कॉनोटेशन. द क्रूशियल क्वेश्चन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर विल बी हाउ रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेशन आर यूज्ड टू सपोर्ट द विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट? तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट हाउ रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेशन आर यूज्ड, राइट, to support the victim of climate change. Justice in climate is not confined to action relating to mitigation. सिर्फ mitigation से नहीं होगा justice, but include the wider notion of support for adaptation to climate change and compensation for loss and damage. सिर्फ mitigation नहीं होगा, adaptation भी होगा and loss compensation भी दिया जाएगा loss and damage के लिए, right? So that will be climate justice. So this passage अगर आप देखो ये climate justice के बारे में mainly है ना, sustainable lifestyle के बारे में बात नहीं करी है, right? Now, let's see the question. The question is about the crucial message conveyed by the passage, right? तो first देखते हैं, climate justice should be ingrained in detail in the rules of all the new climate compact agreement, right? तो author बोल भी रहा है ना, कि देखो यहाँ पे author ने क्या बोला है? few years जब वो बात कर रहा है, the crucial question in the next few year will be how resource, technology, regulation are used to support the victim of climate change, right? तो न्यू समिट्स और उसमें क्या होगा? मेन चीज क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात करी जाएगी, राइट? सो दिस इज करेक्ट, है ना? एंड इट शुड बी इनग्रेन इन द डिटेल्स. अभी तो कंसेंसस नहीं हुआ है, बट कि इनग्रेन किया जाएगा इन द रूल्स ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेटिक कॉम्पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, राइट? वो बोल ही रहा है कि एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है ना, क्लाइमेट जस्टिस, तो ये इंक्लूड किया जाएगा सब जगह, ठीक है? सो दिस इज करेक्ट. और ऑप्शंस देखते हैं. नाउ सेकंड, environmental resource are unevenly distributed and exploited across the globe, right? This sentence is correct, पर क्या ऑथर ने ऐसा कुछ डिस्कस किया है, राइट? कि जो environmental resources हैं वो unevenly distributed है या ये exploit किया जा रहा है, राइट? सो ये ना out of scope of the passage information है, right? So we will not consider this. Now third, there is an impending issue of dealing with huge number of climate change victim, right? So yes, this is an issue, that's why they are talking about climate justice, right? So this is correct, but ये जो उसका क्रूशियल मैसेज है उसको कन्वे नहीं करता है, राइट? द क्रूशियल मैसेज ऑफ द पैसेज क्या है? क्लाइमेट जस्टिस के बारे में, राइट? ये सिर्फ ये नहीं बोलना चाह रहा है कि विक्टिम ज्यादा है,
right? Now next, climate change in all its connotation is mostly due to developed countries and therefore their share of burden should be more, right? तो पहली बात तो ये नहीं बोल रहा है कि किसकी वजह से ज्यादा है, पैसेज में ऐसा कुछ दिया नहीं है और ऐसा भी डिस्कस नहीं किया है कि इसका बर्डन किसको शेयर करना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट? कि क्लाइमेट जस्टिस को इनग्रेन करना है ना, जितनी भी न्यू क्लाइमेट एग्रीमेंट्स होंगे, राइट? सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया है इस पैसेज पे, राइट? सो लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट। सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड अनकल्टिवेटेड सिस्टम सच एज फॉरेस्ट, वेटलैंड, पेस्चर एक्सेट्रा, है ना? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में क्या बोल रहा है? फॉरेस्ट, राइट, वेटलैंड एक्सेट्रा, इनके बारे में बोल रहा है। इन एडिशन टू एग्रीकल्चरल लैंड अनेबल ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू फूड कंजप्शन, राइट? तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सोर्सिंग फूड कहां से? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड से, है ना? इन एडिशन टू एग्रीकल्चरल लैंड अनेबल ए, मतलब दोनों जगह से आप अगर फूड को सोर्स कर रहे हो, देन दैट इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ फूड कंजप्शन। इट अलो रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज टू सस्टेन देमसेल्फ फॉर द होल ईयर एंड स्टीयर क्लियर ऑफ नेचुरल डिजास्टर, राइट? स्टीयर क्लियर यहां पे क्या मतलब आएगा इसका? अगर आप सेंटेंस से लगाना चाह रहे हैं मतलब, तो क्या बनेगा, है ना? कि उनको फूड मिल जाए टू सस्टेन देमसेल्फ फॉर द होल ईयर एंड स्टीयर क्लियर ऑफ नेचुरल डिजास्टर से, और नेचुरल डिजास्टर से बच पाए, इस टाइप का बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? नाउ नेचुरल डिजास्टर एंड सीजन इंड्यूस्ड शॉर्टफॉल ऑफ एग्रीकल्चर फूड, राइट? तो अगर रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज दोनों तरफ से सोर्स कर रही है तो उन पे नेचुरल डिजास्टर का भी नहीं फर्क पड़ेगा, और जो सीजन इंड्यूस शॉर्टफॉल है एग्रीकल्चर का वो भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, राइट? सिंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्री इज ऑफन मोर रेजिलिएंट टू एडवर्स वेदर कंडीशन देन एनुअल क्रॉप, राइट? तो ट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा रेजिलिएंट है एडवर्स वेदर से, राइट? जो क्रॉप होते हैं वो ज्यादा वो नहीं होते हैं, राइट, रेजिलिएंट, राइट? फॉरेस्ट फूड ऑफन प्रोवाइड ए सेफ्टी नेट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज। जब फूड शॉर्टेज होती है, राइट, तब भी फॉरेस्ट फूड क्या है? सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं। और शॉर्टेज क्यों हो रहा है? कॉज बाय क्रॉप फेलियर, राइट? फॉरेस्ट फूड ऑल्सो मेक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सीजनल क्रॉप प्रोटेक्शन गैप, राइट? सो जो प्रोटेक्शन गैप होता है उसमें भी फॉरेस्ट फूड है दैट मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? तो ये फॉरेस्ट फूड के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट है अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, इन एडिशन बोला हुआ है, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑथर इज कंसर्न अबाउट, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या है? द मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। फर्स्ट देखते हैं, फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्री इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया एंड कम्युनिटीज ओन लैंड, राइट? सो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं बोला है, रिप्लेसमेंट की बात नहीं करी है, राइट? नाउ सेकंड, फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहा है, ensured in India with the present practice of conventional agriculture, ऐसा नहीं बोला है उसने ऑथर ने, राइट? कि फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी एंश्योर्ड इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। उसने फायदे बताए हैं, क्या क्या फायदे हैं, राइट? सेकंड भी गलत है। थर्ड देखते हैं, वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरिया इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम टू हेल्प द पुअर, राइट? तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि सिर्फ वेस्टलैंड और डिग्रेडेड एरिया को करना है, राइट? पर ऑथर क्या चाह रहा है? ऑथर चाह रहा है कि दोनों को कंबाइन करना है, राइट? क्या फॉरेस्ट लैंड का भी यूज कर रहे हैं? ये बोल रहा है कि सिर्फ वेस्टलैंड और जो डिग्रेडेड एरिया है उसको कन्वर्ट कर दें हम एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में, है ना? टू हेल्प द पुअर, ट्राइबल कम्युनिटीज, और ये उसके लिए बोल रहा है, राइट? तो ये बहुत नैरो है, ऑथर ने ऐसा कोई स्पेसिफिक बात नहीं करी है वेस्टलैंड और डिग्रेडेड एरिया की, राइट? तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वेस्टलैंड और डिग्रेडेड एरिया में ही बोल रहा है, राइट? नाउ फोर्थ देखते हैं, एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू, हाँ ये सही है क्योंकि वहां भी इन एडिशन टू बोला है, इन एडिशन टू अलॉन्ग विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, राइट? कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो हमारा है क्रॉप वाला, उसके साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री को भी करना चाहिए, यही ऑथर बोल रहा है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट? सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। सो ऑन दिस पैसेज देयर इज ओनली वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, राइट? एंड द क्वेश्चन इज अबाउट द मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज, राइट? सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज। देखो पैसेज समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो वी कैन सॉल्व इट, राइट? While awareness of use, misuse and abuse of antibiotic is common knowledge, right? किसकी बात कर रहा है? एंटीबायोटिक की, राइट? क्या बोल रहा है? अवेयरनेस किस चीज का होना? यूज, मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज कॉमन नॉलेज, एज इज द इम्पैक्ट ऑफ डोजिंग पोल्ट्री विद एंटीबायोटिक, राइट? जैसे कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जैसे कि हमें ये पता है कि अगर पोल्ट्री को एंटीबायोटिक देंगे तो क्या होगा, राइट? The environmental impact of
एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, नाउ आगे बोल रहा है ऑथर दैट द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नॉट ट्रीटिंग, क्या ट्रीट नहीं कर रही है, नॉट ट्रीटिंग देयर वेस्ट हैज स्कार्सली बीन डिस्कस्ड एट एनी लेंथ और सीरियसनेस। नाउ स्कार्सली मीन्स यहाँ पे स्कार्सली का मतलब अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप मीनिंग निकाल सकते हो यहाँ से, राइट, कि जो कंपनीज हैं नॉट वो अपने वेस्ट को ट्रीट नहीं कर रही है, राइट, हैज स्कार्सली बीन डिस्कस एट एनी लेंथ और सीरियसनेस दस फार, मतलब दिस इशू इज रेयरली डिस्कस, राइट, और परहैप्स इट्स नॉट डिस्कस, राइट। पॉल्यूशन फ्रॉम एंटीबायोटिक फैक्ट्रीज इज फ्यूलिंग द, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक फैक्ट्रीज की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है is fueling the rise of drug resistant infection, right, जो पॉल्यूशन निकल रहा है फैक्ट्री से उनकी वजह से क्या हो रहा है, ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शन हो रहा है, राइट। द ऑकरेंस ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, यहाँ पे इन्फेक्शन की बात कर रहा है और यहाँ पे बैक्टीरिया, राइट, सराउंडिंग द फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज वेल नोन, राइट। तो बैक्टीरिया कहाँ पे सराउंडिंग्स में पाया जाता है, ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया सराउंडिंग, ये फार्मा जो कंपनी रहती है उनके सराउंडिंग में पाया जाता है, दैट इज वेल नोन, राइट। ऐसे समझ आ गया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। So the question is about the message conveyed by the passage. First देखते हैं, it is necessary to put proper effluent treatment protocol in place, right। तो उसने ये तो बोला है कि ट्रीट नहीं हो रहा है ना, तो अगर हम यहाँ पे बोला it is necessary, right, to put proper effluent treatment protocol in place, necessary होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से जो pollution हो रहा है, इन्फेक्शन भी हो रहा है, ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन एंड ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी मिल रहा है, राइट। सो दैट्स वाई दिस इज नेसेसरी, राइट, और ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल रिगार्डिंग दिस, सो दिस लुक्स करेक्ट, बट वी विल चेक अदर ऑप्शंस आल्सो, राइट। इट इज नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल, तो देखो ये अवेयरनेस से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला है दिस इज ए कॉमन नॉलेज, राइट, यूज मिसयूज, ओके, उसने बोला यूज मिसयूज एंड अब्यूज के बारे में कॉमन नॉलेज है, राइट, पर वो जो इशू है उसको डिस्कस नहीं किया गया और एनवायरमेंटल अवेयरनेस से कुछ होगा नहीं, मतलब अगर लोगों के बीच में अगर हम प्रमोट करेंगे एनवायरमेंटल अवेयरनेस उससे कोई फायदा नहीं होगा, ओके। यहाँ पे कोई एक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिल रहे हैं, सबको पता है, लास्ट में लिखा है उसने, राइट, बट स्टिल नथिंग इज हैपनिंग, ओके, तो अवेयरनेस विल नॉट हेल्प। नाउ थर्ड, स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे विद एज इट इज इनहेरेंट इन द मॉडर्न मेडिकल केयर, राइट। तो बोल रहा है जो उसका स्प्रेड है ना, वो कैन नॉट बी, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हो गए, लेकिन वहां पे उसने रीजन भी दिया है कि वहां पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उसने बोला है कि पॉल्यूशन जो निकल रहा है वो ट्रीट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दैट, ओके। नाउ फोर देखते हैं, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुड बी सेट अप इन रिमोट रूरल एरिया, राइट। तो पहली बात तो उसने एरिया के बारे में डिस्कस नहीं करा है, अगर रिमोट एरिया में भी होगा तो वहां पे भी तो मिलेंगे ना हमें, राइट, वहां पे बैक्टीरिया मिलेंगे, वहां पे इन्फेक्शन होगा, ओके, और वहां से वो स्प्रेड हो जाएगा धीरे धीरे। तो मेजर थिंग क्या है कि हमें उसको ट्रीट करना चाहिए ना, दैट्स द रीजन कि जो वहां से पॉल्यूशन ना ही निकले, राइट। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, राइट, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओके। समझ में आ गया ये वाला क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम पॉल्यूशन होने दे रहे हैं तो वहां पे इन्फेक्शन होगा फिर वहां से और जगह फैल जाएगा, राइट। तो रिमोट एरिया से फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। सो ऑन दिस पैसेज देयर इज ओनली वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, दैट इज अबाउट द क्रक्स ऑफ द पैसेज, राइट। सो नाउ लेट्स read the passage, right। the benefit of good quality school education, right, benefit की बात कर रहा है किसकी, अगर you are getting good quality school education occur only when, कब होता है, only when student complete and leave school after having acquired the gateway skill, right। तो benefit कब मिलेगा उनको, right, when they will acquire the gateway skill, right। एक तो ये है कि they complete, राइट, और ये बोल रहा है लीव स्कूल आफ्टर हैविंग एक्वायर्ड गेटवे स्किल। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द गेटवे स्किल, राइट। नाउ लाइक वन लर्न टू वॉक बिफोर रनिंग, राइट, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, लाइक का मतलब आता है कि एनालॉजी दे रहा है, राइट, ऑथर, ओके। लाइक वन लर्न्स टू वॉक बिफोर रनिंग, सिमिलरली वन पिकअप एडवांस स्किल ओनली आफ्टर पिकिंग द बेसिक फाउंडेशन स्किल, राइट। सो इसका मतलब क्या है, गेटवे स्किल का मतलब वो क्या बोल रहा है कि जो बेसिक स्किल है उसके बारे में बोल रहा है, राइट। द एडवेंट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी पोजेस न्यू चैलेंजेस, है ना, नॉलेज इकोनॉमी की वजह से न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड वन ऑफ द सीवियर कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग एन अनएजुकेटेड वर्कफोर्स विल बी आवर इनएबिलिटी टू कीप पेस विद ग्लोबल इकोनॉमी, ओके। अगर अनएजुकेटेड वर्कफोर्स होगा देन वी कैन नॉट
keep pace with global economy. Without a strong learning foundation at the primary level, there can be no improvement in higher education or skill development, right? तो ये फाइनल क्या बोल रहा है कि विदाउट ए स्ट्रॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन, अगर प्राइमरी लेवल पे आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है तो ऑथर क्या बोल रहा है कि लेटर इन द हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं होगा, राइट? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. The question is the crux of the passage, right? So this is about the crux of the passage. First देखते हैं. To become a global power, India need to invest in universal quality education, right? So global power वो बोल रहा है कि if you want to keep pace with global economy, है ना? So to become a global power, India को क्या चाहिए? Invest in universal quality education की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है, right? Universal का मतलब हर जगह होना चाहिए, right? Now, so this can be the answer, but we will check the other option also. Now, second, India is unable to become a global power because it is not focusing or promoting knowledge economy. Right? वो knowledge economy की बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे वो बोल रहा था कि primary level पे you should get the foundation skills, right? और basic skills, right? So यहाँ पे knowledge economy को उसके साथ ऐड कर रहा है, this is wrong, right? वहाँ पे उसने बोला है knowledge economy वर्ड यूज किया है, बट उसने बोला है कि knowledge economy जैसे आ रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट पोजेस अ डिफरेंट चैलेंज, राइट? नाउ थर्ड देखते हैं. ऑप्शन थर्ड, आवर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल ड्यूरिंग हायर एजुकेशन. ये बोला है हायर एजुकेशन में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, बट पैसेज इज अबाउट कि आपको प्राइमरी लेवल पे करना चाहिए, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. नाउ फोर्थ, पेरेंट्स ऑफ मेनी स्कूल चिल्ड्रन आर इलिटरेट एंड आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. ये पेरेंट्स की बात कर रहा है, पैसेज में कहीं पे मेंशन नहीं है, सो दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज, सो वी विल नॉट कंसीडर इट. So the answer will be option A. To become a global power, India need to invest in universal quality education. Okay. So answer will be option A. Now let's see the next passage. On this passage, there is only one question is being asked, right? So let's read the passage first, right? The paradox of choice, right? Paradox of choice, right? Is illustrated, कैसे इलस्ट्रेट किया गया? बाय द स्टोरी ऑफ बुरिदन्स एस. एस का मतलब यहाँ पे डंकी से है, राइट? ओके. तो ये बोल रहा है जून बुरिदन द 14th century philosopher wrote about free will and the inability to choose due to numerous choices and uncertainty, right? तो ये स्टोरी बता रहा है ना कि पैराडॉक्स ऑफ चॉइस जो है, राइट, इज किससे इलस्ट्रेट किया गया है? स्टोरी ऑफ दिस फिलोसोफर, है ना? ये 14th century का फिलोसोफर है, राइट? ही इज राइटिंग अबाउट, he wrote about free will and the inability to choose due to numerous choice and uncertainty, right? They are not able to choose, right? In the story क्या है? Donkey stand between two equally appealing sticks of hay, unable to decide which to eat, right? तो डंकी बीच में खड़ा है, दो इक्वली घास की इक्वल अपीलिंग, है ना? दो इक्वल अपीलिंग, दो साइड में वो बीच में खड़ा है और दोनों साइड में उसके घास है और दोनों ही अच्छी घास है ना, दोनों एक जैसी है. सो अनेबल टू डिसाइड, वो अनेबल टू डिसाइड है कौन से को ईट करे, एंड इट स्टार्व टू डेथ, और वो मर जाता है, राइट? नाउ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट ओनली exacerbate our glut of choices, right? तो स्मार्टफोन और जो टैबलेट है वो क्या कर रहे हैं, हमारी जो है उसको बढ़ा रहे हैं, चॉइसेस को बढ़ा रहे हैं, राइट? कांस्टेंट कनेक्टिविटी एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ रियल टाइम डेटा एंड सोशल मीडिया. सो अब ये बता रहा है कि कांस्टेंट कनेक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि लीव लिटिल रूम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रेस्ट, मेकिंग डिसीजन मोर डिफिकल्ट. इसकी वजह से डिसीजन और डिफिकल्ट हो रहा है, right? Life is about choice. Now this is the author बोल रहा है life is all about choices, right? Many people are overwhelmed with attractive life choices. बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा attractive life choices है, yet find themselves unhappy and anxious, right? बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा choices हैं, yet find themselves, फिर भी वो अपने आप को दुखी पाते हैं, राइट? एंड एंशियस पाते हैं, राइट? जबकि उनको होना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस है, राइट?
So that's why this is author is calling this the paradox of choice. Okay, कि आपके पास abundance of choice है and still unhappy है and tense है, right? Now let's see the question. Question is about the logical message implied by the above passage. Okay, now first देखते हैं modern technology enfeebles societal structure and make life difficult. So modern technology की वजह से लाइफ डिफिकल्ट हो रही है, सोसाइटी को वीक कर रहा है. enfeebles का मतलब होता है is making societal structure weak, right? ऐसा ऑथर ने नहीं बोला है बिल्कुल भी, right? So this is wrong, है ना. उसने बताया है कि स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी ही खराब है ओवरऑल, राइट. मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस, राइट. मॉडर्न लाइफ में क्या है, अनसर्टेनिटी है एंड डिफिकल्ट चॉइसेस है. वहां पे ऑथर क्या बोल रहा है कि मॉडर्न लाइफ में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, वो ये बोल रहा है, राइट. वो ये नहीं बोल रहा है कि डिफिकल्ट चॉइसेस है. ओके, तो ये जो ऑप्शन है ये उसको बिल्कुल उल्टा बता रहा है, राइट. यस, ओके, so this is not correct. Now third option देखते हैं. We are influenced by the opinion of others. Opinion of others and have no courage to follow our own conviction. ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि खुद का नहीं कर पा रहे हैं, औरों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं बातों में, ऐसा नहीं है, राइट. In our lives having too few choice may not be a good thing, but having too many can be equally as difficult, right. तो ऑथर ये बोल रहा है बिल्कुल करेक्टली that having too many choices कैन बी डिफिकल्ट, राइट. और वो ये भी बोल रहा है, जब उसने बोला है कि मतलब इतने सारे ऑप्शन है तब भी वो दुखी है, इसका मतलब फ्यू चॉइसेस वाज नॉट ए गुड थिंग, राइट. बट वो ये भी बोल रहा है जब लास्ट लाइन पे उसने बोला है, राइट. देखो, मैनी पीपल आर ओवरवेल्म्ड विद अट्रैक्टिव लाइफ चॉइसेस येट फाइंड देमसेल्फ अनहैप्पी. उसके बावजूद दे आर अनहैप्पी, राइट. इसका मतलब ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, ऑथर बोलना चाह रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, सो दैट्स अ गुड थिंग. हैविंग फ्यू choices is not a good thing. Okay, so the answer will be option D, right. Now let's see the next passage, right. So on this passage there is one question, right. So first of all we will read the passage, right. So we are discussing 2023 paper, right. So household finance in India, so they are talking about India household finance is unique. We have a tendency to invest heavily in physical assets such as gold and property. This step to encourage the financialization of saving are critical, right. Financialization मतलब financial assets में, right. Bonds, stock market, right. A populace accustomed to traditional process, इसका मतलब होता है population, right. Same thing है, right. Accustomed to traditional process will not simply jump into financialization, right. एकदम से जंप नहीं करेगी, right. हर्डल टू चेंज, क्या क्या हर्डल है चेंज होने के, ओनरस ब्यूरोक्रेसी, राइट. स्केप्टिसिज्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब अगर इसका मतलब नहीं पता है तब भी आप समझ सकते हैं हर्डल्स की बात कर रहा है तो कुछ नेगेटिव बोलना चाह रहा है अबाउट ब्यूरोक्रेसी, राइट. स्केप्टिसिज्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ए लैक ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन. बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है किस चीज के बारे में, अबाउट which of the myriad services, right. इसका मतलब क्या होता है ना, myriad का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत सारी जो सर्विसेज है ना, myriad services मतलब अनगिनत, राइट. सर्विसेज एंड प्रोवाइडर इज बेस्ट फॉर ईच फैमिली. कि बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि इतनी सारी सर्विस प्रोवाइडर में से कौन सा चूज करना बेस्ट रहेगा, राइट. ईच फैमिली के लिए, राइट. एंड हाउ वन कैन मेक द ट्रांजिशन बिटवीन देम. उनके बीच में ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी से, है ना, जैसे उसने बोला ना फिजिकल एसेट्स में करना है कि फिजिकल एसेट्स से फाइनेंशियल एसेट्स में चले जाए और वापस आ जाए, राइट. सो इस टाइप का फाइनेंशियल वो बोल रहा है ट्रांजिशन बिटवीन देम इफ नेसेसरी, राइट. तो पैसेज अबाउट वो फाइनेंशियलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है ना, और प्रॉब्लम बता रहा है कि उस प्रोसेस को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स क्या क्या है, राइट. ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. Regarding the financialization of household saving, which of the following statement best reflect the solutions that are implied
by the passage. कौन कौन सी solution है implied by the passage, right? First, if flexible environment is needed to develop solution, right? Flexible environment चाहिए क्योंकि उसने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करी है ना, कि रिजिड ब्यूरोक्रेसी रहती है. So flexible environment होना चाहिए to develop solution. हाँ, ये solution सही है, right? Household need customized solution. Customized solution क्योंकि उसने वहां पे बोला है पैसेज में कि each family के लिए, right? कौन यहाँ पे जब डिसाइड करना है ना, ईच फैमिली है ना, राइट, दिस वन, कि कौन सी सर्विसेज बेस्ट रहेगी ईच फैमिली के लिए. सो दिस इज करेक्ट कि हाउस होल्ड नीड कस्टमाइज सॉल्यूशन, राइट, सबकी नीड्स अलग अलग है. ओके, इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड, राइट. ये क्यों चाहिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में? सो दैट लास्ट की जो लाइन थी, दे कैन मेक ए इजी ट्रांजिशन, राइट. सो दैट्स व्हाई वी नीड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द आंसर विल बी ऑल थ्री सॉल्यूशंस are correct, right? So the answer will be option D. Okay, इसका आंसर क्या हो जाएगा? Option D. Passage, next passage, this is the passage and there is question about assumption, right? So there is only one question and that is about assumption. So let's read the passage first, right? Passage पढ़ेंगे फिर देखते हैं question को, right? Pharmaceutical patent grant protection to, है ना? Pharmaceutical patent की बात कर रहा है. They grant protection to the patentee for the duration of the patent term, right? कितने duration के लिए होगा? patent term, right? The patentee enjoy the liberty to determine the price, right, of medicine, which is time limited to the period of the monopoly, but could be unaffordable to the public. Such patent protection, यहां तक समझ आ गया होगा, I guess, है ना, कि वो बोल रहा है, पेटेंट के बारे में बात कर रहा है कि प्रोटेक्शन देता है, राइट, कि पेटेंटी है ना अपना प्राइस डिसाइड कर सकता है ना, कितने पीरियड तक, जब तक मोनोपोली पीरियड उसका रहेगा तब तक, राइट. इसकी वजह से क्या हो सकता है? द मेडिसिन कुड बी अनअफोर्डेबल टू द पब्लिक, ठीक है. नाउ सच पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफर टू द पेटेंटी इज बिलीव, राइट. क्या बिलीव किया जाता है? कि दे बेनिफिट द पब्लिक ओवर द लॉन्गर टर्म थ्रू इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट. सो लॉन्ग टर्म में पब्लिक को फायदा करेगा, राइट. ऑल्दो इट कम्स, ऑल्दो इज इंपॉर्टेंट, ऑल्दो मतलब ये जो है, पर ये क्या एट ए कॉस्ट पे आता है, इन द नेचर ऑफ हायर प्राइस फॉर द पेटेंटेड मेडिसिन, राइट. कि आप जब तक उसका पेटेंट रहेगा तब तक द कंपनी विल चार्ज द हायर प्राइस, राइट. द पेटेंट regime and the price protection, though a legally validated high price for the medicine during the currency of the patent, provide the patentee with a legitimate mechanism to get return on the cost incurred in innovation and research, right. तो उसको क्या फायदा होता है कि लेजिटिमेट है, बिकॉज उसको ज्यादा फायदा मिलता है, तो इस वजह से वो अपनी कॉस्ट को निकाल लेता है जो उसने कॉस्ट लगाई है इनोवेशन एंड रिसर्च में, राइट. So now let's see the question. So we have to find the assumptions. So these are the 4 assumptions is being given, right? So we have to find which assumptions are correct. Patent protection given to the patentee put a huge burden on public purchasing power in assessing patented medicine, right? So this is correct. Passage में दिया ही हुआ है, unaffordable हो जाता है, right? So patent protection, हाँ, पब्लिक के लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है, परचेजिंग पावर पे इफेक्ट डालेगा इन असेसिंग पेटेंटेड मेडिसिन. सो दिस इज करेक्ट. नाउ सेकंड देखते हैं. डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज ए ह्यूज बर्डन फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज. ऐसी कोई बात नहीं करी है अदर कंट्रीज के बारे में, डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज के बारे में. सो ये हम अजम्पशन नहीं बता सकते, सो दैट्स, इसलिए ये गलत है, राइट. नाउ थर्ड, प्रोवाइडिंग मेडिसिन्स टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज ए की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन मैनी कंट्रीज, राइट. बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं करी गई है, राइट. पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के बारे में भी कोई बात नहीं करी गई है ऐसी, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट. हाँ, ये सही है, पैसेज ये चीज तो बोल रहा है, राइट, कि एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, है ना, कि पेशेंट को भी फायदा हो और पेटेंटी को भी फायदा हो, राइट. So this is correct. So the answer will be option B, first and fourth. Okay. So answer will be option B, right? तो I hope ये आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे किया है.
ओके, इसी तरीके से आपको ये करना है, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज. So this is the passage, and on this passage there is only one question is being asked, that is about the assumption, right? So let's first read the passage. India should ensure the growth of the digital economy, right? क्या बोल रहा है ऑथर की फर्स्ट लाइन क्या है कि, है ना, ये अपनी ओपिनियन बता रहा है कि इंडिया शुड एंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए, डिजिटल इकोनॉमी की, राइट, while keeping personal data of citizen secure and protected, right? तो उसको क्या करना है, उसको जो यूजर का डेटा है, पर्सनल डेटा है सिटीजन का, उसको सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड रखते हुए, राइट, डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ करनी चाहिए, राइट. हाँ, नाउ नो वन विल इनोवेट इन ए सर्विलियंस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट और इन ए प्लेस वेयर एन इंडिविजुअल पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कंप्रोमाइज्ड, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नो वन विल इनोवेट. कोई भी इनोवेशन नहीं करेगा अगर सर्विलियंस हो रहा है उसके ऊपर, राइट, या उसका जो पर्सनल डेटा है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, राइट. द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डेटा मस्ट रिसाइड विद द इंडिविजुअल. कंट्रोल किसके पास होना चाहिए डेटा का? इंडिविजुअल के पास. हु जनरेटेड, जो इसे जनरेट कर रहा है. दे शुड बी अनेबल टू यूज, रेस्ट्रिक्ट और मोनेटाइज इट एज दे विश. तो उनके पास होना चाहिए, उनको रेस्ट्रिक्ट करना है अपना डेटा, मोनेटाइज करना है, जो भी करना है, राइट. देयरफॉर ये कंक्लूजन आ रहा है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ऑथर किसकी बात कर रहा है कि देयर शुड बी डेटा प्रोटेक्शन लॉ शुड अनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशन, राइट. सो डेटा प्रोटेक्शन जो लॉ बनेगा वो क्या करेगा, इनोवेशन को अनेबल करेगा, राइट. वन दैट इज यूजर सेंट्रिक एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टिव, राइट. यूजर सेंट्रिक होनी चाहिए एंड प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करनी चाहिए, राइट. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अबाउट द अजम्पशन. सो लेट्स फर्स्ट रीड द फर्स्ट अजम्पशन. प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी is not just a right but it has value to the economy, right. सिर्फ राइट नहीं है, वो वैल्यू है इकोनॉमी के लिए, राइट. क्योंकि उसने बोला है कि ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी तभी होगा जब लोग इनोवेट करेंगे, और उसने बोला है कि अगर उनका डेटा का प्रोटेक्शन नहीं होगा या सर्विलेंस बेस्ड होगा देन नो वन विल इनोवेट. सो दिस इज करेक्ट, राइट. समझ में आ गया क्यों लॉ की बात कर रहा है, ठीक है. सो दैट विल बी राइट, राइट. प्राइवेसी इज नॉट जस्ट ए राइट, क्योंकि ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द लॉ, तो वो प्राइवेसी को एज ए लॉ बोल रहा है. फर्स्ट, सेकंड, वो बोल रहा है कि इनोवेशन तभी होगा जब उनका डेटा प्रोटेक्टेड होगा. सो इट हैज वैल्यू टू द इकोनॉमी, ठीक. नाउ सेकंड, देयर इज ए फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन. तो फंडामेंटल लिंक है किसमें, प्राइवेसी में और इनोवेशन में. ये भी सही है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑथर ने डायरेक्टली बोला है, लिंक बताया कि क्या लिंक है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ अजम्पशंस आर करेक्ट. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी. ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है सेकंड वाला, राइट, प्राइवेसी और इनोवेशन में लेके. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. बोथ अजम्पशंस आर करेक्ट. सी द नेक्स्ट पैसेज. सो ऑन दिस पैसेज देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, राइट. सो लेट्स फर्स्ट रीड द पैसेज. इन इंडिया, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट इंडिया, while the unemployment rate is a frequently used measure of, किस चीज का मेजर है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, राइट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इज ए फ्रीक्वेंटली यूज मेजर है ना. फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है किस चीज के लिए, टू मेजर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी. अंडर कंडीशन ऑफ राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट इट पेंट एन इनएक्यूरेट पिक्चर, राइट. बोल रहा है पर जो राइजिंग स्कूल और कॉलेज के एनरोलमेंट हो रहे हैं तो दिस इज शोइंग एन इनएक्यूरेट पिक्चर, राइट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नॉट शोइंग द करेक्ट पिक्चर, राइट. क्योंकि स्कूल और कॉलेज का जो एनरोलमेंट है वो तो बढ़ रहा है, राइट, पर एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, राइट. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का मेजर नहीं हो सकता, राइट. इस टाइप का कुछ बोलना चाह रहा है, ओके. द रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डोमिनेटेड बाय, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो किसके द्वारा डोमिनेट किया गया है, बाय द experience of younger Indians who face higher employment challenge and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers, right. अब इस लाइन में क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है द रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसमें किसके द्वारा डोमिनेट किया गया है, उन लोगों के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है जो अच्छी जॉब का वेट कर रहे हैं, राइट. वो वैसे नहीं है जैसे पुराने लोग थे कि मतलब जो जॉब मिली वो कर ली, राइट. सो दे आर वेटिंग फॉर द राइट जॉब फॉर देमसेल्फ, राइट. सो दे फेस हायर एम्प्लॉयमेंट challenges and exhibit greater willingness to wait. So they are waiting for the right job than their older peers. The unemployment challenge is greater for people with secondary or higher education, right. अब ये जो challenge है this will be
के लिए ज़्यादा हो जाएगा, जो ज़्यादा पढ़ लेंगे उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा, फॉर हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज दे विल, वो सोचेंगे कि हमारे लिए जो परफेक्ट जॉब हो हम वो करेंगे, राइट। एंड राइजिंग एजुकेशन लेवल इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, तो जैसे जैसे राइजिंग एजुकेशन लेवल होगा, सो दिस विल इन्फ्लेट, किसको इन्फ्लेट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस को, राइट। तो यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादा एनरोलमेंट हो रहे हैं और जो यंगर जनरेशन है उनकी वजह से बढ़ रहा है, यहाँ पे बोला है उसने, राइट, यंगर इंडियंस, राइट, हु हैव हायर डिग्रीज, राइट, हु आर educated but they want some good job for themselves, right. Now let's see the question. Which one of the following statement most likely reflect as to what the author of the passage intend to say, right. author क्या बोलना चाह रहा है, right. so first देखते हैं पहला, enrollment in school and college is high but there is no क्वालिटी एजुकेशन, बोल रहा है क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ऑथर ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है, ऑथर ने क्वालिटी के बारे में बात नहीं करी है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज ए फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन, राइट, ये सही बोल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से बढ़ रहा है, बताया पैसेज में, बिकॉज ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस, सो दिस इज करेक्ट, ये सही है। और ऑप्शंस देखते हैं। थर्ड, देयर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टू अकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, राइट, लेबर इंटेंसिव की बात कर रहा है, बट जो यंग इंडियंस हैं दे आर एजुकेटेड, राइट, सो दे आर लुकिंग फॉर द गुड जॉब फॉर देमसेल्फ, राइट। सो लेबर इंटेंसिव जॉब तो जो अनस्किल्ड लोग वो करते हैं, राइट, स्किल्ड पीपल लेबर इंटेंसिव जॉब नहीं करते, राइट, सो दिस इज रॉन्ग। नाउ और देखते हैं, डी ऑप्शन देखते हैं, द एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन सो एज टू एनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बोल रहा है कि इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करना चाहिए कि वो अनेबल करे कि एजुकेटेड जो स्टूडेंट है दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, पर ऐसा कुछ नहीं बोला है, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात नहीं करी है, ऐसा कोई सॉल्यूशन ऑथर ने सजेस्ट नहीं करा है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट। दिस वाज ए इजी पैसेज, आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट पैसेज, सो दिस इज द पैसेज, राइट, इस पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया, सो let's first read the passage and try to understand it, right. Science by itself is not enough. Science अपने आप में sufficient नहीं है, is not enough. There must be, क्या होना चाहिए, there must be a force and discipline outside the science to coordinate them and point to a goal, right. तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन से क्या पता लग रहा है कि ऑथर बोल रहा है कि साइंस अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, बाहर एक फोर्स होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए साइंस के बाहर जो कोऑर्डिनेट करे, है ना, एंड पॉइंट करें एक गोल की तरफ साइंस को, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल टू रन ए कोर्स राइट व्हेन द गोल इटसेल्फ हैज नॉट बीन राइटली प्लेस्ड, राइट। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी चीज को करो सही से व्हेन द गोल इज नॉट बीन राइटली प्लेस्ड, अगर गोल नहीं है तो आप किसी चीज को अच्छे से नहीं कर पाओगे, राइट, ये बोलना चाह रहा है, ओके। नाउ व्हाट साइंस नीड इज फिलॉसफी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, साइंस को क्या चाहिए, साइंस नीड ए फिलॉसफी, the analysis of scientific method and the coordination of scientific purpose and result. Without this, अब क्या बोल रहा है author, इसके बिना, फिलॉसफी के बिना क्या होगा, any science must be superficial, साइंस क्या हो जाएगी, सुपरफिशियल हो जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट, गवर्नमेंट सफर्स प्रिसाइसली लाइक साइंस, गवर्नमेंट भी सफर करती है जैसे साइंस ने सफर किया फिलॉसफी के बिना, ऐसे गवर्नमेंट भी सफर करती है फॉर द लैक ऑफ फिलॉसफी, अगर फिलॉसफी नहीं है तो जो सरकार है वो भी सफर करती है, ओके। Philosophy bear to science the same relationship which statesmanship bear to politics, right. तो फिलॉसफी का जो संबंध साइंस से है, राइट, उस वैसा ही संबंध, वैसा ही रिलेशनशिप स्टेटमैनशिप का पॉलिटिक्स से है, राइट। तो जो सरकार की है ना, पॉलिटिक्स की, हाँ, पॉलिटिक्स की जो फिलॉसफी है उसको क्या बोल रहे हैं, स्टेटमैनशिप बोल रहे हैं, राइट। वहां पे गवर्नमेंट वर्ड यूज किया, यहाँ पे पॉलिटिक्स वर्ड यूज किया है, ओके। Movement guided by total knowledge and perspective as against aimless and individual seeking, right. So it will be guided by knowledge and perspective rather than aimless and individual seeking, ठीक है। Just as the pursuit of knowledge becomes scholasticism, अब देखो इसका मीनिंग नहीं पता होगा, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, just as the pursuit of knowledge become scholasticism when divorced from the actual need of man and life, right, something negative बोल रहा है, right,
इससे ये तो समझ में आ रहा है कि अगर सिर्फ नॉलेज को ही परस्यू कर रहे हैं विच इज डाइवर्स फ्रॉम एक्चुअल नीड ऑफ मैन एंड लाइफ से नहीं है, राइट, तो ये क्या बन जाता है, नॉलेज स्कोलास्टिसिज्म बन जाता है, राइट। सो द परसूट ऑफ पॉलिटिक्स becomes a destructive bedlam when divorced from science and philosophy, right? So इसी तरह पॉलिटिक्स में अगर साइंस और फिलोसफी नहीं रहेंगे दोनों, राइट, ये फाइनल क्या बोल रहा है, पॉलिटिक्स विल बिकम destructive bedlam when divorced from science and philosophy, राइट। बेडलैम का मतलब क्या होता है, chaos होना, राइट, अर्थ अव्यवस्था होना, ओके। और स्कोलास्टिसिज्म का मतलब होता है कि सिर्फ नॉलेज को परस्यू कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्कोलास्टिसिज्म का इसका मतलब हो जाएगा कि लाइक ट्रेडिशनल वैल्यूज और दोस थिंग्स, राइट, कि इट इज नॉट रिलेटेड विद द नीड ऑफ द पीपल, ओके। समझ में आ गया, ठीक है। इसका मीनिंग आप देख लेना डिक्शनरी में। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। So what we have to find? We have to find the practical message conveyed by the passage. Okay. First देखते हैं. Modern statesmen need to be well trained in scientific method and philosophical thinking. Right. Author ये चाह रहा है ना, कि scientific method में भी हो, politics का relation है ना, और philosophy से भी हो। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, modern statesmen need to be well trained in scientific method and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their roles, responsibility and goal. So this is correct, right? Author का व्यू ऐसा है, right? Second देखते हैं, it is not desirable to have a government managed by empirical statesmen unless well mixed with others, right? ये बोला है कि जरूरत नहीं है इस टाइप गवर्नमेंट की जो मैनेज हो किसके द्वारा, स्टेट्समैन के द्वारा, जब तक unless well mixed with other who are grounded in learning and reflect wisdom, जब तक ऐसे लोग ना हो जो खुद भी grounded है, right, and having a wisdom, right? ऐसे कोई बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है पैसेज कि जो गवर्नमेंट है और जो पॉलिटिक्स है उसको कैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लोग अच्छे नहीं है तो आपको अच्छा नहीं होना, राइट, इस टाइप का नहीं है, राइट। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एज द स्टेट्समैन ब्यूरोक्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी इट इज डिजायरेबल टू हैव ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये बोला हमें एजुकेशन सिस्टम चाहिए इन अ सोसाइटी दैट फोकसेस ऑन ट्रेनिंग इट्स सिटीजन इन साइंटिफिक मेथड एंड फिलोसफिकल थिंकिंग फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज। ये अब उसका सॉल्यूशन बता रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में उसको कर देते हैं ना, ताकि वहां पे उनको ट्रेन किया जाए फिलोसफिकल थिंकिंग और साइंटिफिक मेथड में। पैसेज में कहीं पे ऐसी कोई बात करी उनकी ट्रेनिंग की, एजुकेशन की नहीं, राइट। सो वी विल नॉट कंसीडर दिस। ऑथर ये चाह रहा है कि जो पॉलिटिक्स हो दैट शुड बी हैव फिलोसफी एंड साइंटिफिक मेथड दे शुड फॉलो, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे जाके और सॉल्यूशन बताएं कि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कर देंगे। ऑथर ने ऐसा लिखा है नहीं, ठीक है। तो हम जितना ऑथर ने बोला है उतना ही, उसी से हमें आंसर निकालना है, राइट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, right, the pursuit of politics become a destructive bedlam when divorced from science and philosophy। तो वो चाह रहा है कि पॉलिटिक्स में साइंस एंड फिलोसफी हो, राइट। नाउ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी, इट इज डिजायरेबल दैट ऑल साइंटिस्ट नीड टू बी फिलोसफर एज वेल टू मेक देयर वर्क गोल ओरिएंटेड एंड thus purposeful and useful to the society। यस, ऑथर ये बोल रहा है कि जो साइंस होना चाहिए और जो साइंटिस्ट होना चाहिए दे शुड बी फिलोसफर, है ना, फिलोसफी से कनेक्शन होना चाहिए सो दैट they can fulfill the need of individual and the society। this is correct, right? पर क्या ये मेन पॉइंट है, राइट, बिकॉज हमें हमेशा मेन पॉइंट पे फोकस करना है, राइट, कि व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द ऑथर। सो साइंटिस्ट के बारे में वो बोल रहा है, राइट। सो दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट द मेन पॉइंट, ओके। ये करेक्ट है बट दिस इज नॉट द मेन पॉइंट, सो वी विल नॉट कंसिडर इट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यूपीएससी ने इसका आंसर जो अपनी कीज में है वो ऑप्शन बी दिया है, राइट, पर बी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि बी तो किसी भी तरीके से सही नहीं है, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज, राइट। सो दिस इज द पैसेज एंड देयर इज ओनली वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, राइट। सो नाउ लेट्स फर्स्ट रीड द पैसेज। द लास्ट एंड ऑफ स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट मैन, राइट, not to restrain them by fear, rather it is so to free, right। तो स्टेट का जो लास्ट एंड है वो ये नहीं होना चाहिए कि आपको डोमिनेट करना है मैन को, ना ये होना चाहिए कि आपको उसको डर दिखा के किसी काम से रोकना है ना, दबा के रखना है। rather
इट इज सो टू फ्री ईच मैन, राइट, क्या करना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए ईच मैन फ्रॉम फियर दैट ही may live and act right with full security and without injury to himself or his neighbor. The end of the state, again यहां भी बोला था लास्ट एंड ऑफ द स्टेट, अगेन बोल रहा है द एंड ऑफ द स्टेट, आई रिपीट, इज नॉट, क्या नहीं होना चाहिए, टू मेक रैशनल बीइंग इनटू ब्रूट बीस्ट एंड मशीन, राइट, ये नहीं होना चाहिए कि जो रैशनल बीइंग है उनको आप क्या बना दे रहे हो, मशीन बना दे रहे हो. इट इज टू अनेबल देयर बॉडीज एंड देयर माइंड टू फंक्शन सेफली. क्या करना चाहिए कि आपको अनेबल करना है सो दैट देयर बॉडी एंड माइंड फंक्शन सेफली. इट इज टू लीड मैन टू लिव बाई and to exercise a free reason, right, so they can live freely and can have free reason that they may not waste their strength in hatred, anger or guile, nor act unfairly towards one another, right, ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें इन हेट्रेड में, एंगर में, है ना, और दिस इज लाइक गाइल में मतलब होता है कि फ्रॉड करना, चीट करना, राइट, नॉर एक्ट अनफेयरली, ना अनफेयरली एक्ट करें टुवर्ड एक दूसरे के प्रति, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे मेन फोकस क्या है ऑथर का, ऑथर किस चीज पे फोकस कर रहा है, ऑथर बोल रहा है हर चीज में अगर आप देखो कि आप फ्री कर दो मैन को, राइट, सो दैट दे कैन लिव फ्रीली, राइट, एंड दे कैन हैव रीजन, राइट, सो दैट्स द मेन पर्पस ऑफ द ऑथर, है ना. यहाँ भी बोल रहा है फ्री कर दो ईच मैन को फ्रॉम फियर सो दैट दे कैन लिव एंड एक्ट, राइट, विथ फुल सिक्योरिटी एंड विदाउट इंजरी टू हिमसेल्फ और हिज नेबर, है ना. ना है ये कि आपको मशीन बनाना है, बट अनेबल करना है दैट देयर बॉडीज एंड देयर माइंड टू फंक्शन सेफली, राइट, उनकी बॉडी और जो माइंड है सेफली फंक्शन करे. इट इज टू लीड मैन टू लिव बाई एंड टू एक्सरसाइज ए फ्री रीजन सो दैट ए फ्री रीजन एक्सरसाइज कर पाए, है ना, मतलब फ्री रीजन का मतलब है आप अपने सोच के हिसाब से चीजें कर पाओ. ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखते हैं. Based on the above passage, which one of the following term best express the ultimate goal of the state? Ultimate goal क्या है, right? Personal safety. क्या पर्सनल सेफ्टी है सिर्फ कि उनकी बॉडी सही रहे, राइट, सो पर्सनल सेफ्टी नहीं है, है ना, रीजन भी होना चाहिए, राइट, सो हेल्थ, सिर्फ हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड, हेल्थ अच्छा है बट उनको फियर है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राइट, सो दैट इज नॉट कम्युनल हार्मनी, एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे, दैट्स नॉट द मेन पर्पस. लिबर्टी, लिबर्टी मतलब दे आर फ्री, दे कैन फ्रीली चूज, राइट, दे आर फ्री फ्रॉम फियर. ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट, लिबर्टी, right, so that they can freely express their will, right, they can freely reason. Okay, उनकी फ्री सोच होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट, so the answer will be option D. Okay, I hope आपको ये समझ आ गया होगा.